मेरी एक्स वाइफ सिर्फ इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आई थी ताकि वो आराम से अपना हस्बैंड ट्रेनिंग प्लान शुरू कर सके। इसके लिए उसने पूरा ध्यान देकर मेकअप भी किया था, बस मुझ पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। लेकिन इस बार मेरा मकसद साफ था, मैं सिर्फ उसके जाल से बचकर निकलना चाहता था। हम पहले ही डिवोर्स ले चुके थे, फिर भी जब जब मैं किसी और के साथ डेट पर जाने की कोशिश करता, मेरी एक्स वाइफ सूचिंग अचानक सामने आकर सब बिगाड़ देती थी। इस बार तो हद ही हो गई, उसने मेरी नई गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने ही लड़ाई शुरू कर दी। हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे, मैं दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से सूचिंग का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे सड़क के बीच गिरने वाली थी। उसी पल मेरी नजर पड़ी, एक बड़ा ट्रक पूरी रफ्तार में उसी की तरफ आ रहा था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक तरफ धक्का दिया और दिल में बस एक ही ख्याल आया, इस जिंदगी में मैं सच में तेरा कर्जदार हूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक ट्रेन के अंदर पाया जो गानलैंड पहुंचने वाली थी। तभी एक साफ आवाज सुनाई दी, हे हैंडसम, क्या तुम ऊपर वाले रैक से मेरा लगेज निकाल दोगे? मैंने ध्यान से देखा, वो मेरी कॉलेज की क्लासमेट जेंग यन थी। लेकिन वो इतनी यंग क्यों लग रही थी? उसका आउटफिट बिल्कुल फ्रेशमैन ईयर जैसा था। मैंने ट्रेन की खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखा और तभी सब समझ आ गया। मैं सच में 19 साल की उम्र में वापस आ चुका था। उसी पल जेंग यन ने मुंह बनाकर पूछा, हो गया घूरना? मैंने तुरंत कहा, सॉरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे रुकी, जेंग यन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। वो तुरंत चिल्लाई, मुझे धक्का क्यों दिया? उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो चुका था। मैंने ऊपर से उसका लगेज उतार दिया। जाते जाते उसने मुझे घूर कर कहा, अगर किसी को ये बताया तो तुम गए? उसकी पीठ देखते हुए मुझे लगा वो बिल्कुल वही फियर्स लड़की है जिसे मैं पहले जानता था। थोड़ी देर बाद मैं मगानलिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जब मैं 18 साल का था तब मैं एम्बिशन से भरा हुआ था और बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। अब जब ऊपर वाले ने मुझे सेकंड चांस दिया है तो इस जिंदगी में मैं कुछ बड़ा जरूर करूंगा। तभी एक आवाज आई, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो? वो आवाज इतनी फेमिलियर थी कि मैं तुरंत मुड़ गया। सामने सीनियर चिन वैन खड़ी थी, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। इसी बीच दूसरी तरफ सूचिंग अपने बेड पर अचानक उठ बैठी। अपनी करंट अपीयरेंस देकर वो शॉक्ड रह गई। उसे पूरा यकीन हो गया, वो भी रिबर्न हो चुकी थी। इधर सीनियर चिन वैन एक्साइटमेंट के साथ बोल रही थी, स्टूडेंट, मैं चिन वैन हूं, मुझे सीनियर चुन कह सकते हो। चाहो तो मैं तुम्हें कैंपस दिखा दूं या लगेज उठा दूं। लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसकी कॉलरबोन के पास वाले छोटे से तिल पर था। मुझे तुरंत याद आ गया, पिछली जिंदगी में सिर्फ उसी तिल की वजह से मैंने 3 कैंपस कार्ड्स के लिए खुशी खुशी अप्लाई कर दिया था। इस बार मैंने सीधे उसके हाथ से फ्लायर्स ले लिए। मैं बोला, कितना कोइंसिडेंस है सीनियर, मैं लोकल हूं, आपका सेल्स पिच थोड़ा आउटडेटेड है। ऐसा कीजिए, ये फ्लायर्स मुझे दे दीजिए, मैं सेल कर दूंगा, कमीशन आप रख लेना, डील। ये सुनते ही चिन वैन खुश हो गई और सारे बचे हुए फ्लायर्स मेरे हाथ में दे दिए। इतने कोऑपरेटिव हो तो मेहनत भी करना, मैं बाद में रिजल्ट्स चेक करूंगी। थोड़ी ही देर में मैं अपना पुराना डोम रूम आसानी से ढूंढ लेता हूँ। जैसे ही मैं अंदर गया, चोंगहाउ ने एक्साइटमेंट में मुझे पकड़ लिया। आखिरकार आ ही गया, अब हमारा डोम पूरा हो गया। फिर हंसते हुए बोला, मैंने कुछ सुपर प्रीटी गर्ल्स को पोकर खेलने के लिए भी बुला लिया है, ज्वाइन करना है? ये सुनते ही मैंने एक बहाना बनाकर उसकी काइंडनेस को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मैं अपनी एक्स वाइफ सूचिंग से इसी पोकर गेम में मिला था। लेकिन अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसे कमाना। सीन शिफ्ट होता है और मैं बन जाता हूँ वो स्वीट सीनियर जो हर जगह फ्रेशमैन गर्ल्स का दिल जीत रहा था। मेरी सनी पर्सनालिटी और हैंडसम लुक्स के साथ डील्स क्लोज करना नेचुरली बहुत आसान था। कई लड़कियां तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए मेरा क्यूआर ऐड करना चाहती थीं और जाहिर है मैंने मना नहीं किया। तभी एक माँ और बेटी हमारी तरफ आईं और पूछा कि क्या हम डोम बिल्डिंग नंबर 9 जा रहे हैं। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं फ्रीज हो गया। वो एक और जाना पहचाना चेहरा था। शेन यूए की माँ को कैंपस कार्ड काफी अच्छा डील लगा और वो अपनी बेटी के लिए एक लेना चाहती थी। ये देखकर मैंने गर्मजोशी से उनका लगेज उठाने में मदद की और कहा, अगर कैंपस में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये सुनते ही शेन यूए की माँ ने तुरंत मेरा कांटेक्ट ऐड कर लिया और बोली, मेरी बेटी का ध्यान रखना। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, मेरे मुंह से नेचुरली निकल गया, आपका डोम रूम 53 है राइट, मैं ऊपर तक कैरी कर देता हूँ। वो थोड़ी सरप्राइज हो गई, आपको कैसे पता कि मैं 53 में रहती हूँ? मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, आपकी बातचीत पहले ही सुन ली थी। अंदर ही अंदर मैंने खुद को कोसा, स्टूपिड माउथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली जिंदगी में मैं उनके डोम के चक्कर बहुत काट चुका था। तभी मुझे एहसास हुआ, कार्ड्स एक एक करके बेचना बहुत स्लो है। इस स्पीड से पैसे कमाने में तो सालों लग जाएंगे। मुझे चाहिए था पहला बड़ा मौका, और वो भी जल्दी। तभी एक आइडिया आया, मैंने सीधे अपना फोन नंबर फ्लायर्स पर लिख दिया। असर तुरंत दिखा। तभी एक क्लीन लुकिंग लड़की पास आई, जाओ यूएन, सुना है आप हर बंदे पर 20 युआन कमीशन देते हो, क्या ये सच है? मैंने ऊपर देखा और पहचान लिया, ये फ्यूचर की सबसे खूबसूरत डिप्लोमेट थी। वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी। मैं मुस्कुराया और डील को और मीठा बना दिया। नॉर्मली तो 20 पे पर्सन होता है, तुम डाउनलाइन भी रिक्रूट कर सकती हो, उनका कट भी मिलेगा। लेकिन अगर आज तुम मुझे 30 लोग ला दो तो मैं तुम्हें पूरे कैंपस की जनरल एजेंट बना दूंगा। 30 पे पर्सन? उसकी आंखों में तुरंत गोल्डन स्पार्कल्स आ गए। डील, मैं लिस्ट कैलकुलेटर पे भेज दूंगी। इसी बीच सूचिंग बार बार उस नंबर पर कॉल कर रही थी जो उसके दिमाग में गहराई से छप चुका था, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब आता, नंबर मौजूद नहीं है।
उसके रूम में जेंगयन ने पूछा। मैंने कैफेटेरिया में कार्ड्स खेलने के लिए कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तू चलेगी? सूचिंग ने बिना सोचे हाँ कर दी। फिर वो मिरर के सामने खड़ी होकर ध्यान से मेकअप करने लगी। ये अजीब रिएक्शन देकर जेंगयन को शक हो गया। तेरा एक्सप्रेशन अजीब है, क्या तू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? सूचिंग शर्मा गई। बकवास मत कर, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन दिल में उसने सोचा अभी नहीं, लेकिन वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। जैसे ही वो कैफेटेरिया में बैठी, दो लड़के उन्हें हिट ऑन करने आ गए। सूचिंग ने सोचा वो झाओ यूएन है और तुरंत खड़ी होकर ग्रीट करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि असल में कौन है, उसका चेहरा उतर गया। तुम दोनों क्यों हो? झाओ यूएन कहाँ है? चोंग हाउ ने जवाब दिया। उसे कुछ काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, डैम एक्स की किस्मत क्या चीज है, वो यहाँ नहीं है, फिर भी लड़कियां उसी के बारे में पूछ रही हैं। ये सुनकर सूचिंग थोड़ा पैनिक हो गई। ये कैसे हो गया? क्या ये मेरी रिबर्थ का बटरफ्लाई इफेक्ट है? तभी जेंगियन हंस पड़ी। लगता है बॉयफ्रेंड ने स्टैंड अप कर दिया। चिंता मत कर, हो सकता है उसे सच में कोई काम आ गया हो। इस वक्त सूचिंग बहुत उदास थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने उसे फोन किया था लेकिन वो नंबर तो है ही नहीं। क्या इस जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है? अपने हस्बैंड ट्रेनिंग प्लान को पूरा करने के लिए उसने बहुत सावधानी से सुंदर मेकअप किया था, सिर्फ मुझ पर अच्छा असर डालने के लिए। लेकिन इस बार मैं बस उसकी पकड़ से बचना चाहता था, इसलिए मैंने ताश के खेल में शामिल न होने का बहाना बना लिया। हाँ, बाद में चोंग हाउ और बाकी लोगों के साथ थोड़ा खेला, लेकिन सूचिंग का बिल्कुल मन नहीं था। इसी वजह से खेल जल्दी खत्म हो गया। दृश्य अब डाइनिंग ऑफिस में ट्रांसफर होता है। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने सीधे पूछा, क्या आपके मैनेजर यहीं हैं? मैं एजेंसी कोलैबोरेशन पर बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की के निर्देशों का पालन करते हुए मैं सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंचा। मैनेजर ने मुझे देखा। मेरी उम्र देखकर उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने अपनी नोटबुक आगे बढ़ा दी। ये सिर्फ शुरुआती लिस्ट है। 58 हॉस्टल्स, 247 नए छात्रों ने इंटरेस्ट कंफर्म किया है और ये डाटा 3 कॉलेजों को कवर करता है। उसने लिस्ट पलटी और धीरे से सिर हिलाया। काफी बड़ा अमाउंट है। कॉलेज शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारे पास 30 से ज्यादा सब एजेंट हैं। क्या तुमने मेन कैंपस डाइनिंग ऑफिस से बात की है? उन्होंने कितना रिबेट ऑफर किया? मैं हल्के से मुस्कुराया। 150 युआन वाले प्लान पर वो ज्यादा से ज्यादा 70% देते हैं, लेकिन मुझे 80% चाहिए। वो हैरान रह गई। 80% भी ठीक है, मैंने शांत स्वर में कहा। मुझे ज्यादा कमीशन नहीं चाहिए। मुझे इस एरिया के लिए सुप्रीम कैंपस जनरल एजेंट के राइट्स चाहिए। इसके अलावा 60% हिस्सा कैश में और 30% प्रीपेड कार्ड और मटेरियल के रूप में। मैनेजर हल्की सी मुस्कुराई। तो तुम पूरा प्रॉफिट ही लेना चाहते हो? तुम्हें मेरी कॉस्ट लिमिट का अंदाजा है? मैंने ईमानदारी से कहा। मेरा परिवार यही बिजनेस करता है। नए छात्रों का सुनहरा वक्त सिर्फ आधे महीने का होता है। मैं आपको यूनिवर्सिटी टाउन का 40% हिस्सा दिला सकता हूँ और कम से कम 2 कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर सकता हूँ। आपको कमीशन मिलेगा, मुझे स्टेबिलिटी, दोनों का फायदा। ये सुनते ही मैनेजर ने उंगलियां चटकाईं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी एम्बिशन। समय और जगह तुम तय करो, मैं माल पहुंचा दूंगी। चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है दीदी, बस एक और बात, क्या आपके स्टोर में एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट फोन अवेलेबल हैं? ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मैं अपनी किस्मत पर खुद हैरान था। जगह वही थी, काउंटर अलग, लेकिन फोन नंबर वही मिला जो पिछली जिंदगी में था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। एक आवाज आई, हियन तुम्हें उपन्यास लिखने चाहिए, तुम्हारे उपन्यास जरूर लोकप्रिय होंगे। आवाज सुनते ही मैंने बिना सोचे कॉल काट दी। धतेरे सूचिंग। दूसरी तरफ सूचिंग लगातार बिजी टोन सुनती रही। उसके चेहरे पर साफ उलझन थी। उसने फोन क्यों काट दिया? उसकी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। तभी उसे याद आया, अभी का झाओ यूएन सिर्फ 19 साल का है और इस वक्त वो मुझे जानता ही नहीं। इधर मैं फोन को घूरते हुए दबा हुआ गुस्सा महसूस कर रहा था। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। क्या पुनर्जन्म के टिकट के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलता है? थोड़ा शांत होने के बाद मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सूचिंग को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं भी लौट आया हूं, वरना मैं लड़कियों से फ्लर्ट कैसे कर पाऊंगा। दृश्य बदलता है। चोंग हाउ और बाकी लोग सूचिंग के साथ कैंपस में घूम रहे थे। जैसे ही सूचिंग को पता चला कि दोपहर में क्लास मीटिंग है, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जिद की कि वो सबको हॉस्टल तक छोड़कर आएगी। जेंगियन ने मन ही मन सोचा, क्या ये झाओ यूएन को ढूंढने जा रही है? चोंग हाउ को भीतर ही भीतर जलन हो रही थी। उस लड़के ने ऐसा क्या किया है जो ये सब डिजर्व करता है? काश यन यन मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती। अपनी दोस्त की दिलचस्पी देखकर सूचिंग ने धीरे से पूछा, यन क्या चोंग हाउ तुम्हें पसंद करता है? जेंगियन ने साफ कहा, मुझे थोड़े ज्यादा परिपक्व लड़के पसंद हैं। उसी पल सूचिंग की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में छुपी चाहत साफ दिख रही थी। जेंगियन भी हैरान रह गई। तो ट्रेन में मिला हुआ लड़का झाओ यूएन था? मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मन ही मन मैंने सोचा, सूचिंग कम उम्र में सच में बहुत खूबसूरत थी। कोई हैरानी नहीं कि पिछली जिंदगी में मैं उस पर फिसल गया था। सूचिंग ने हल्की मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। हम दोनों श्वे नंबर 1 हाई स्कूल से हैं। तुम भूल गए? उन दोनों को देखकर जेंगियन को लगा कि ये झगड़ा कर चुका कपल नहीं, बल्कि पहली बार मिलने वाले 2 लोग लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, क्या तुम ऐसे ही मेरा पीछा कर रही हो? सूचिंग ने इनकार नहीं किया। झाओ यूएन, चलो एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश करते हैं। उसकी निडर नजर देखकर मैंने सोचा, अगर मैं वापस ना आया होता तो शायद हाँ कह देता, लेकिन इस जिंदगी में कभी नहीं। एक दूसरे को जानना ठीक है, लेकिन पहले ही बता दूं, मुझे पहले से कोई पसंद है। ये सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। तुम किसी को पसंद कैसे कर सकते हो?
मैंने सामान्य सा जवाब दिया, इसमें अजीब क्या है? आज ही उसे देखा है, लंबे बाल, लंबी ड्रेस, सिर पर टोपी, मुझे बहुत सुंदर लगी। मेरी इतनी डिटेल सुनकर सूचिंग का लगभग मुक्का मारने का मन हो गया। मन में उसने सोचा, इस जिंदगी में भी और अगली में भी तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। माहौल हल्का करने के लिए जेंग यन बीच में आ गई। फिर से मिले हैंडसम। मैं शांति से फोन निकालकर उसका कांटेक्ट जोड़ने लगा। ये देखकर सूचिंग को कुछ गड़बड़ लगी। पिछली जिंदगी में इस वक्त वो इतना महंगा फोन कैसे ले सकता था, इसलिए उसने भी फोन निकाला और बोली, क्योंकि हम एलुमनाई हैं तो चलो दोस्तों की तरह एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। उसका फोन आगे बढ़ते देख मुझे समझ आ गया, मुसीबत आने वाली है। मैं मना करने का तरीका सोच ही रहा था कि किस्मत से जेंग यन ने मुस्कुराकर उसे रोक लिया। इस बार नहीं, अगली बार। उसी वक्त चोंग हाउ ने फोन देखा। काउंसलर ने अनाउंस किया है, आज रात 7 बजे क्लास मीटिंग है, क्लास ऑफिसर्स चुने जाएंगे। ये सुनते ही मैंने चोंग हाउ को पकड़ लिया और क्लासरूम की तरफ खींच लिया। भगवान का शुक्र है, क्लास मीटिंग ने मुझे बचा लिया। क्लासरूम पहले से भरा हुआ था। ली चोंग और चोंग हाउ आसपास बैठी लड़कियों पर चर्चा कर रहे थे। ली चोंग बोला, मेरी 9 बजे वाली देख, सुंदर भी है और सलीकेदार भी। चोंग हाउ ने कहा, तेरी आंखें ठीक हैं, लेकिन मुझे तो जेंग यन जैसी लड़कियां पसंद हैं। ली चोंग ने नाक से कोड़ ली, छोड़, वो तो बिजली के खंभे जैसी है। चोंग हाउ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और क्लासरूम के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया, ध्यान से देख, उसके बगल वाली, वही असली बढ़िया है। ली चोंग ने हाथ फैला दिए, औसत है, बहुत पतली, जैसे ठीक से खाना नहीं मिलता। तभी शिक्षक क्लास में आ गए। नमस्ते सभी को, मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर अगले 4 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या कोई अस्थायी क्लास मॉनिटर बनना चाहता है? मैं उसी वक्त सोच रहा था कि पिछली जिंदगी में क्लास मॉनिटर कौन था। तभी एक लड़की सबसे पहले खड़ी हुई। मेरा नाम गुआ याओ है, मैं वान से हूँ और मैं फीमेल क्लास मॉनिटर के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। उसके बाद एक लड़का खड़ा हुआ। मैं जांग चाऊ हूँ, गानलिन का लोकल, और मेल क्लास मॉनिटर के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस मौके को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लिया। सॉरी, 1 मिनट लूंगा। मैं झाओ युआन हूँ, सनलिन यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट। अगर किसी को कैंपस कार्ड अप्लाई करना हो तो मुझसे जरूर मिलना। काउंसलर मेरी बातों से सन्न रह गए और रोकने ही वाले थे, तभी मैंने उन्हें भी कस्टमर बना लिया। सर, यह प्लान पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, क्या आप भी एक लेना चाहेंगे? फिर मैं मंच पर चढ़ गया और समझाने लगा, असल में 4 लोगों के डोम के लिए एक कार्ड काफी होता है। इंटरनेट सिर्फ 15 युआन महीना पड़ता है। अगर कोई सब एजेंट बनना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट करें। एक कार्ड पर 30 युआन कमीशन है और अगर 30 लोग लाओ तो 50 युआन। सारे क्लासमेट्स का ध्यान मेरी तरफ था, लेकिन उससे पहले मुझे क्लास मॉनिटर के लिए वोट दो। अगर मैं चुना गया तो सबको एक्स्ट्रा 50 GB डाटा मिलेगा। मेरी क्लास को संभालने की काबिलियत देखकर काउंसलर सोचने लगे, अगर ये लड़का मॉनिटर बन गया तो अगले 4 साल आराम से कटेंगे। और जैसा सोचा था, मैं अस्थायी क्लास मॉनिटर चुन लिया गया और गुआ याओ मेरी डिप्टी बनी। मीटिंग के बाद गुआ याओ ने भी कैंपस कार्ड के लिए अप्लाई किया। मैंने पूछा, तुम्हारे डोम की लू यूं तो पहले ही ले चुकी है, फिर तुम्हें क्यों चाहिए? वो मुस्कुराई, तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैंने बस कहा, ठीक है, अगर कल बिजी हो तो ID कार्ड पहले दे देना। तभी जाओ यूएन आई, मैं 5 लोगों को कार्ड अप्लाई कराने लाई हूँ, मेरी कमीशन मत भूलना। सब हंसने लगे। तभी गुआ याओ ने अपना ID कार्ड टेबल पर पटका और झुककर बोली, मॉनिटर, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, बस बाहर किसी को मत दिखाना, वरना इसकी कीमत तुम्हारे 50 GB डाटा से ज्यादा पड़ेगी। मन ही मन वो सोच रही थी, अभी मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत, इस बार तुम फंस गए। शाम को जब हम नहाकर बाहर निकले तो एक लड़की से टकरा गए जो डोम की तरफ जा रही थी। उसने गाल फुलाते हुए कहा, सीनियर, मैंने ऑनलाइन मैसेज किया था, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं मुस्कुराया, यहाँ ऐसे ठंड में मत खड़ी रहो, अगर बीमार पड़ी तो कल कार्ड लेने कैसे आओगी? मेरी बात से उसका मूड तुरंत बदल गया। ठीक है, ध्यान रखने के लिए थैंक्स सीनियर, बाय। रास्ते में कई लड़कियां मुस्कुराकर हेलो कहने लगीं। बाकी तीनों रूममेट्स हैरान थे, सोच रहे थे मेरे पास कोई खास ट्रिक है। जैसे ही हम डोम पहुंचे, तीनों ने मुझे घेर लिया। सच बता, तेरा सीक्रेट क्या है? मेरे पास झूठ बोलने के अलावा चारा नहीं था। मेरा एक जुड़वा भाई है, 2nd ईयर में। तीनों की आंखें फैल गईं। अगर ये सच है तो भाई, तुझे गर्लफ्रेंड की कभी कमी नहीं होगी। तभी मेरा फोन बजा, वो शी का कॉल था। जैसे ही मैंने उठाया वो चिल्लाई, जाओ युवान, मैंने 30 लोगों का टारगेट पूरा कर लिया। मैंने पूछा, कैसे किया? वो बोली, अगर मैं एक नया तरीका बताऊं तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मैं हंसकर बोला, इनाम में एक मील की ट्रीट दूंगा। वो बोली, कैश दे सकते हो? मेरे दोस्त हंसने लगे। मजबूरन बोला, अगर तरीका असरदार हुआ तो 200 दूंगा। वो बोली, मैंने कैंपस फोरम पर पोस्ट डाली, अपनी क्लास में 140 युआन में कार्ड बेचे और बाहर वालों को 145 में। मैंने सोचा, सस्ता बेचने से बाकी एजेंट नाराज हो सकते हैं, अगली बार उसे जरूर समझाना पड़ेगा। कॉल करते ही रूममेट्स ने फिर छेड़ा, वो लड़की कौन थी? बिजनेस पार्टनर? तो हमारे साथ कोई कोनेपरेट क्यों नहीं करता? मैं हंस पड़ा, क्या करूं, मेरा भाई हैंडसम भी है और बिजनेस में भी अच्छा। उस रात मैंने महसूस किया, मैं अब तक सूचिंग के जाल से पूरी तरह नहीं निकला हूं। सपने में वो मेरी बाहें पकड़कर बोली, अगर तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना इस जिंदगी में ना अगली में। अचानक आंख खुली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में अगली जिंदगी होगी। अब मुझे शक था कि मेरा बिजनेस देकर वो कुछ सोचने न लगे, इसलिए मैंने तय किया, उसे परखना होगा। अगली सुबह मैं जल्दी जिम्नेजियम पहुंचा, मिलिट्री ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म लेने। वहां गुआ याओ भी थी तो मैंने यूनिफॉर्म उसे दे दी। मुझे स्कूल गेट पर बिजनेस हॉल के स्टाफ से मिलना है, तुम यूनिफॉर्म बांट देना।
वो मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन अगर पैसे कमा लिए तो मुझे मील की ट्रीट याद से देना। मैं बोला, चाहे पैसा न भी कमाऊं फिर भी ट्रीट पकी। ये सीन उसकी रूममेट लुयू ने देख लिया। वो गुस्से में बोली, डोम में तो तय हुआ था कि झाओ युवान को मैं पटा रही हूं, फिर तुम उसके साथ डिनर कैसे फिक्स कर रही हो? गुआ याओ ने शांत होकर कहा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे पसंद करने का हक सबको है। दोनों के बीच माहौल तन गया। सूचिंग दूर से देख रही थी। पिछली जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी जैंगियन ने उसकी पीठ थपथपाई। कहीं अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड को देकर खो तो नहीं गई? सूचिंग बोली, फ्यूचर नहीं, जल्द बनने वाला बॉयफ्रेंड। उसके इतने कॉन्फिडेंट लहजे से जेंगियन हैरान थी। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि सूचिंग जैसी लड़की उस पर फिदा है? लेकिन सूचिंग ने बात खत्म की, पहले यूनिफॉर्म बांट लेते हैं। तभी चोंग हाउ पास आया और जेंगियन बोली, सही टाइम पर आए हो, बताओ झाओ युवान और सूचिंग के बीच क्या चल रहा है? चोंग हाउ बोला, मुझे सूचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर सूचिंग कुछ कहती, उससे पहले जेंगियन बोली, अरे मजाक कर रहे हो, सूचिंग तो पूरी गर्ल बॉस है। चोंग हाउ ने कहा, ओल्ड जो भी कमाल है, क्लास मॉनिटर बना और यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट भी। बस 59 युआन महीने में अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड। ये सुनते ही जेंगियन चौंक गई। इतना सस्ता, पहले क्यों नहीं बताया? उसे याद आया एक सीनियर ने कहा था कि कैंपस कार्ड बेचकर बहुत पैसा बनता है। अगर झाओ युवान जनरल एजेंट है तो वो तो और भी ज्यादा कमा रहा होगा। फिर भी सूचिंग को क्यों इग्नोर कर रहा है? उसने पूछा, झाओ युवान का वीचैट भेजो, मुझे भी कार्ड लेना है। बिजनेस हॉल में चिन वैन अपने रिजल्ट्स दिखा रही थी। मैंने पूछा, सीनियर असनय पर पर्सन कितना कमीशन? वो बोली, 30 युआन प्रति व्यक्ति, 20 लोग मतलब 600 युआन। मैंने कहा, ऐसा करो, ये 20 लोगों की लिस्ट मुझे दो, मैं तुम्हें 50 युआन पे पर्सन दूंगा। तभी यूनिफॉर्म पहनी कुछ लड़कियां आईं। डायरेक्टर, आपका कैंपस ढूंढना मुश्किल था, लेकिन हम पहुंच गए। मैंने फोन देखा, शेड्यूल टाइम में 10 मिनट बाकी थे। ठीक है, पहले इसी का प्रोसेस करो। स्टाफ की लड़की ने आईडी कार्ड लेते हुए हंसकर कहा, वो लड़की बहुत प्यारी है, आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? मैंने मजाक में कहा, अभी नहीं, इंतजार कर रहा हूं जब तुम ब्रेकअप करो। चिनवैन ने पीछे से मेरी शर्ट खींची, तुम्हें होश है क्या? मैं हंस पड़ा। अच्छा सीनियर, मैं झाओ युवान, सनलिन यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट। अगर तुम मेरे अंडर काम करो तो तुम्हारा कमीशन ज्यादा होगा। कुछ ही देर में पूरा एरिया लोगों से भर गया। कल 60 लोगों ने फॉर्म लिया था, आज 22 आए। लेकिन कोई बात नहीं, जब मोमेंटम बनता है लोग खुद आने लगते हैं। जब चिनवैन ने देखा कि मैं व्यस्त हूं, वो खुद आगे बढ़कर सर्विस समझाने लगी। सच में मैंने उसे गलत नहीं आंका था। भीड़ देकर कई पेरेंट्स का ध्यान खींचा। मैंने समझाया, ये लोकल सिम कार्ड कॉल्स के साथ हर महीने 30 GB डेटा देता है और फ्री ब्रॉडबैंड भी। बच्चों की पढ़ाई के लिए बढ़िया है। पेरेंट्स खुश हुए, लेकिन लाइन लंबी देकर बोले, कब तक होगा? मैंने कहा, अंकल आंटी जल्दी की जरूरत नहीं, फ्लायर के पीछे स्कूल मैप है, पहले बच्चे को हॉस्टल पहुंचा दो फिर लौट आना। वो मुस्कुराते हुए चले गए। लूची और चिन वैन दोनों सोच में थीं। एक को पैसा कमाने का मौका दिखा, दूसरी अपने कमीशन की गिनती करने लगी। लूची ने एक और पेरेंट को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया। मैंने उसे हिम्मत दी, ऐसा होता है, परेशान मत हो। चिन वैन ने बोला, अब से मैं भी मदद करूंगी। दोपहर में मैंने सबके लिए खाना और पानी खरीदा ताकि सब आराम कर सकें। मैंने सोचा, आखिरकार बड़ा मौका आ ही गया। तभी चोंग हाउ, जेंगियन और सूचिंग मेरे पास आए। ओल्ड जो आज तो खूब कमाया होगा, मन में मैंने सोचा। और सूचिंग को यहाँ क्यों लाना पड़ा? जेंगियन ने पूछा, मैंने तुम्हें वीचैट पे ऐड किया, अप्रूव क्यों नहीं किया? मैंने सिर खुजाया, सुबह से इतना बिजी था, फोन चेक नहीं कर पाया। वो बोली, कोई बात नहीं, और खुद ही मेरा फोन लेकर ऐड कर दिया। फिर बोली, iPhone 5s लेटेस्ट मॉडल है, कितना खर्च किया? मैंने कहा, गिफ्ट था बिजनेस हॉल से। वो चमक उठी, सच में? क्या वे हायरिंग कर रहे हैं? मैं भी ज्वाइन कर लूं? तभी सूचिंग ने झल्लाकर कहा, झाओ यू, तुम अचानक जनरल एजेंट कैसे बन गए? पहले तो ऐसे नहीं थे। मैंने सीधा कहा, सू क्लासमेट, मैं क्यों नहीं बन सकता? तुम मुझे स्पेशली नोटिस कर रही हो क्या? वो पीछे नहीं हटी। क्या तुम सच में इस दुनिया के हो? उसके सवाल से मैं ठिठक गया। इतनी जल्दी शक? तभी शेन वॉन आ गई। सीनियर, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने हंसकर कहा, सॉरी सीनियर, कल तुम्हें और तुम्हारी माँ को ट्रिक करने के लिए। जेंगियन बोली, सिर्फ सॉरी काफी नहीं, डिनर ट्रीट देनी होगी। हम हंस ही रहे थे कि लूची और लूशी आ गए। मैंने इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरा बेस्ट रो लूची, इंजीनियरिंग कॉलेज से। चोंग हाउ की नजर पास की लड़की पर गई। ओल्ड जो, ये हमारी कॉलेज की है? मैं बोला, नहीं, हाई स्कूल की क्लासमेट है, नेक्स्ट डोर नंदा कॉलेज से। लूची ने मुस्कुराकर कहा, मेरे जाओ भाई की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। सूचिंग का दिमाग घूम गया, ये कौन लड़की है? मेरे होते हुए ऐसी कोई कब थी? तभी कई मोटरसाइकिलें सामने रुकीं। रेड हेयर लड़की बोली, तुम लोग कैंपस सिम कार्ड बेच रहे हो? उसके तेवर से पता चल गया इरादा अच्छा नहीं। लूशी मुस्कुराई, यहाँ 145 युआन में कार्ड मिलेगा, अगर ज्यादा लोग हैं डिस्काउंट भी दूंगी। रेड हेयर लड़की भड़क गई, बाकी 150 में बेच रहे हैं और तुम 122 में? तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरे भाई का बिजनेस छीनने की? लूशी बोली, अगर नहीं चाहिए तो मत लो। लेकिन वो पीछे नहीं हटी, उसका हाथ पकड़ लिया। अब डर क्यों रही हो? लूशी ने कहा, बेहतर वैल्यू देना बिजनेस का हिस्सा है, इसे चोरी कहना बेवकूफी है। रेड हेयर लड़की ने गुस्से में धक्का दिया, गो टू हेल। तभी मैंने आगे बढ़कर लूशी को गिरने से पहले पकड़ लिया। वो मेरी बाहों में थी, उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी थी। मैंने कहा, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। ये देखकर जेंगियन तक दंग रह गई। तभी एक और बाइक की आवाज आई। एक लंबे सुनहरे बालों वाला आदमी उतरा। रेड हेयर लड़की बोली, ये मेरा भाई है जो कैंपस सिम कार्ड्स बेचता है। वो मेरे सामने आकर बोला, तुम बस कुछ नाकाम बच्चे हो, मेरी टर्फ में आए और कार्ड सस्ते में बेचने लगे।
मैंने शांत लहजे में कहा, अगर कोई रूल है जो कहता है कि ये कार्ड्स यहाँ नहीं बेचे जा सकते तो मैं सारा पैसा लौटा दूंगा, वरना सब फेयर कंपटीशन है। तुम अपने यूजर्स नहीं रख पाए, इसका दोष हम पर क्यों? लूशी ने देखा कि मैंने स्थिति कितनी शांति से संभाली और पीछे से लूशरो भी चिल्लाता है, अपनी नाकामी के लिए तुम किसे ब्लेम कर सकते हो? ये सब देखकर लीशिकी के मन में एक अजीब सा एहसास आता है। तो ऐसा लगता है जब कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। जब उस लड़के को समझ आता है कि बातें काम नहीं कर रही तो वो धमकी भरे टोन में कहता है, लगता है वर्ड से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट जू, क्या तुम इसे हाथ पैर से सुलझाना चाहते हो? इस पर जू युबिन बिल्कुल शांत रहते हुए पूछता है, बातों वाला तरीका क्या होता है और हाथ पैर वाला तरीका क्या? जू युबिन का ये काम रिस्पॉन्स देकर वो लड़का मन में सोचता है, डैम, इस लड़के में कुछ तो बात है। लेकिन जू युबिन अंदर से जानता था ये सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, इसे बेसिक बिजनेस रूल्स तक नहीं पता। आखिरकार हार मानकर वो लड़का जाते जाते चैलेंज दे जाता है, रात 8 बजे शाफू रोड के बारबेक्यू स्टॉल पर तुम्हारा वेट करूंगा, अगर हिम्मत है तो आ जाना। उनके जाने के बाद ली शिकी गिल्ट फील करते हुए जू युबिन से माफी मांगती है। मुझे सच में नहीं पता था कि एजेंट्स के अपने अपने इलाके होते हैं, आई एम सॉरी। जू युबिन उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सा इलाका किसका है। ये लोग बस टफ बनने की एक्टिंग कर रहे थे, इसकी चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम जाकर उन बड़ी दीदी लोगों को कार्ड्स दिलाने में हेल्प करो। ये सब देकर यनियान फिर से सुकिंग को टीज करते हुए बोलती है, ओ, हीरो ने लड़की को बचा लिया, कितना जेंटल, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल है। सुकिंग, तुम्हारे इस फ्यूचर बॉयफ्रेंड को जीतना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सुकिंग ये सब देकर बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या ये रीबर्थ का साइड इफेक्ट है या फिर ये जानबूझकर सब बदल रहा है? तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, रुको, जिस तरह से वो अभी इतना प्रोटेक्टिव था, पूरा कंट्रोल में था, ये तो बिल्कुल 10 साल बाद वाले उसी जैसा है। वो तुरंत यन्यान को साइड में ले जाकर कहती है, यन्यान, उजू के सारे रोमांटिक मैस देखो, हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। जू युबिन उन्हें रोकते हुए बोलता है, अरे अरे अरे, बकवास मत करो। लेकिन तभी सुकिंग गुस्से में आगे बढ़ती है और सीधे पूछती है, जू युबिन, साफ साफ बताओ, क्या ये स्टूडेंटली वही इंसान है जिसे तुमने कहा था कि तुम लाइक करते हो? सुकिंग के सवाल पर जू युबिन उसे घूर कर देखता है और कहता है, स्टूडेंट सू, तुम मुझसे ये सवाल किस हक से पूछ रही हो और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। माहौल गर्म होता देख यानियन तुरंत बीच बचाव करने आ जाती है। वो बात को घुमाते हुए सुकिंग को शांत करती है और टॉपिक बदल देती है, अरे छोड़ो ना किंग, जनरल एजेंट जू के मामलों में हम क्यों इंटरफियर करें? साथ ही यनियन वहां खड़े चंघाओ को भी इशारा करती है, तुम भी कार्ड्स ले लो, कार्ड ले लो, कार्ड ले लो। चंघाओ, तुम्हें भी तो चाहिए था ना, जल्दी करो। चंघाओ पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है पर सिचुएशन समझते ही हाँ में हाँ मिलाने लगता है, सही है, यनियन सही कह रही है। ओल्ड जू, हम सबके लिए एक एक साइन कर दो। जू युबिन भी ये ड्रामा खत्म करना चाहता था। उसने ली शिकी को काम सौंपा और खुद को बिजी दिखाने लगा। ठीक है, काम हो जाने के बाद तुम लोग पहले निकल जाना, मैं यहाँ थोड़ा बिजी हूँ। शिकी, इन सबको काउंट करके दे दो। इसके बाद सुकिंग का चेहरा उतर गया। वो उदास थी लेकिन हार मानने वालों में से नहीं। लगता है मुझे इसे ध्यान से प्लान करना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये सब शेन्यू क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। उसे पूरी कहानी समझ आ गई थी। तो सीनियर जू ही वो लड़का है जिस पर सुकिंग का क्रश है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीनियर जू को सुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो उसे पसंद भी नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है शाम की तरफ। 6 बजे बज चुके थे। जू युबिन अपनी तैयारी कर रहा था और उसने लियू शाओ से अपडेट्स मांगे। आज रात कितने लोगों को बुला सकते हो? लियू शाओ जवाब देता है, मेरी क्लास के पूरे 49 लड़के, मैं सबको बुला लूंगा। लियू शाओ अपने नए भाई के लिए जान लगाने को तैयार था। उसने पॉकेट से पैसे निकाले और जू युबिन को ऑफर किए। ब्रदर जू, मेरे डैड ने मुझे 3,500 रुपये दिए हैं, ये रखो, पहले सबको ट्रीट दे दो। मन में वो सोचता है, जवानी का मतलब ही लड़ाई है। ब्रदर जू के पास शायद मेरे जितने पैसे नहीं होंगे। भाइयों के बीच जो मेरा है वही तुम्हारा है। जू युबिन मुस्कुराते हुए पैसे लेने से मना कर देता है और उल्टा अपने पैसे लियू शाओ के हाथ में थमा देता है। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सका हूं? बारबेक्यू के लिए मेरी कमीशन ही काफी है। ये 3,000 रुपये रखो और जितने ज्यादा लोगों को बुला सको बुला लो। ये जेस्चर देकर लियू शाओ इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसे उसका असली लीडर मिल गया हो। ब्रदर जू, हाई स्कूल में हमने ज्यादा बात नहीं की, पर अब से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे बड़े भाई हो। इस पर जू युबिन बोलता है, ठीक है, अब इतना फिल्मी मत बनो। लियू शाओ खुशी से बोलता है, डन, मैं वापस स्कूल जाता हूं और बैकअप लेकर आता हूं। लियू शाओ के जाने के बाद ली शिकी वहां आती है। जू युबिन एक जेंटलमैन की तरह उसे हॉस्टल ड्रॉप करने का ऑफर करता है। चलो, मैं तुम्हें वापस स्कूल तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में वो पूछता है, पैसे गिन लिए? ली शिकी बोलती है, हाँ, 13,300 रुपये, अमाउंट सही है। लेकिन ली शिकी अभी भी उस इंसिडेंट को लेकर गिल्टी फील कर रही थी। उसे लगता है उसकी वजह से जू युबिन का नुकसान हुआ। आज जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मेरी गलती की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। जू युबिन उसे समझाता है, ये तुम्हारे काम की कमाई है, मैं तुम्हें दे रहा हूं तो बस रख लो। इतना सुनते ही ली शिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन हिसाब लगाती है, उस खाने का बिल कम से कम 100 युएन तो होगा, ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। जू युबिन जब उसे रोते देखता है तो थोड़ा आगे झुककर टीजिंग करता है, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी क्लास प्रेसिडेंट को रोना पसंद है। ली शिकी शर्म से लाल हो जाती है। वो हिम्मत जुटाकर बोलती है, तो फिर मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो।
जू यूबिन चौंक कर पूछता है, क्या? लीशिकी जल्दी से एक्सप्लेन करती है, हमारे स्कूल की माला कैंटीन का फ्रेग्रेंट हॉटपॉट बहुत अच्छा है, या फिर मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ और हम मूवी देखने चल सकते हैं। जू यूबिन मान जाता है, श्योर, लेकिन एक कंडीशन रखता है, आजकल मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है तो फ्रेग्रेंट हॉटपॉट रहने देते हैं और मूवी मिड ऑटम फेस्टिवल पर देखते हैं। अगर हम दोनों में से कोई घर नहीं गया तो साथ में मूवी देख लेंगे, इसे एम्प्लॉय पर्क समझ लेना। खुशी खुशी लीशिकी बोलती है, ओके तय रहा, और फिर वो अपने हॉस्टल की तरफ भाग जाती है। बाय, मैं वापस अपने डॉर्म जा रही हूँ, रास्ते में संभल कर जाना। जू यूबिन उसे जाते हुए देखता है, हाँ तुम जाओ, मैं निकलता हूँ। उसके जाने के बाद जू यूबिन गहरी सांस लेता है। उसे पता था ली शिकी जैसी सीधी लड़की उसके लिए सूटेबल नहीं है। वो अभी कमिटमेंट से दूर रहना चाहता था। ली शिकी एक अच्छी लड़की है, मेरे जैसे बंदे को उससे दूर ही रहना चाहिए। मुझे सब क्लियर करने का मौका ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं शादीवादी ड्रामा में फंसने वाला नहीं हूँ। रात के ठीक 8 बजे बजते ही जू यूबिन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे लड़ाई के लिए बुलाया गया था। वो बिल्कुल चिल होकर बैठ जाता है और पास की आंटी से स्नैक्स मंगवा लेता है। मूंगफली, बियर एंजॉय कीजिए सर। जू यूबिन उन्हें थैंक्स बोलता है। तभी वही गुंडा अपने एक साथी के साथ वहां टपक पड़ता है। आते ही उसने बियर की बोतल उठाई और जू यूबिन पर चढ़ने लगा। तो तू है साले जो मेरे भाई हाओ का धंधा चुरा रहा है? जिंदा रहने का मन नहीं है क्या? ये मामला बिना पैसे के सॉल्व नहीं होगा। जू यूबिन शांति से बोलता है, बियर की बोतल नीचे रखो। गुंडा चिल्ला उठता है, तू साले मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? बिना कोई वार्निंग दिए जू यूबिन एक जोरदार मुक्का सीधा उसके पेट में मार देता है। गुंडे की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो शॉक में चला जाता है। जू यूबिन कहता है, मैंने प्यार से बात करने की कोशिश की थी पर तुम हो ही बेशर्म। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लिऊ शाओ अपने दोस्तों की पूरी फौज लेकर पहुंच जाता है। डैम इट, मेरे भाई जू को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? इतने सारे लड़कों को देखकर गुंडे की हालत खराब हो जाती है। देखते ही देखते जू यूबिन के पीछे लड़कों की एक दीवार खड़ी हो जाती है और सब एक साथ चिल्लाते हैं, जब बात लड़ाई की आती है हम कभी नहीं डरते। गुंडा समझ जाता है कि आज वो गलत आदमी से उलझ गया है। होली ये तो 70 लोग होंगे। ये जू यूबिन तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है क्या? ये अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ा हुआ है? डर के मारे वो तुरंत हाथ जोड़ लेता है। भाई भाई जू, गलत फहमी हो गई थी, सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जू यूबिन मन में सोचता है, बच्चू मुझे तुम्हारा वो शुरू वाला जंगली और अकड़ वाला एटीट्यूड ज्यादा पसंद था। वो आराम से अपनी चेयर पर बैठा रहता है। गुंडा माफी मांगते हुए बियर की बोतल उठाता है। भाई आज सच में गलती हो गई, मैं ये पी लेता हूँ। जू यूबिन पूछता है, गलत फहमी? क्या तुमने मुझसे पहले ये नहीं पूछा था कि मैं ये काम शांति से करना चाहता हूँ या मारपीट से? पीछे से लिऊ शाओ बोल पड़ता है, बस एक बोतल। लिऊ शाओ की धमकी सुनकर गुंडा एक साथ 2 बोतल चढ़ा जाता है। जू यूबिन उसे रोकता है और बात को गर्लफ्रेंड की गलती बताकर खत्म करता है। बस करो, इसमें मेरी गर्लफ्रेंड की भी गलती है। उसे रूल्स नहीं पता थे और उसने तुम्हारे इलाके में काम किया। उसने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, दुनियादारी की समझ कम है। डर के मारे गुंडा तुरंत बोल देता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरी छोटी बहन भी बेवकूफी करती रहती है। भाई सच कहूं तो मैंने इसे सीरियस लिया ही नहीं था। वैसे भी कोई भी एजेंट जानता है कि दाम कम करने से बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता। ये तो बस मेरी बहन की जिद थी, छोड़ो इस बात को। जू यूबिन ऑफर करता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ लोगों के पैसे कॉम्पेंसेट कर दूं? गुंडा जल्दी से मना कर देता है, नहीं नहीं, मैं वैसे भी ग्रेजुएट होने वाला हूं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिनकन में लोगों को साइन करना चाहती है तो करने दो। भाई ये तो छोटी सी बात है। जू यूबिन कंफर्म करता है, जब मामला सॉल्व हो गया है तो यहीं खत्म करते हैं। गुंडा राहत की सांस लेता है, खत्म, सब खत्म, थैंक यू भाई साहब। उसके जाते ही माहौल जश्न में बदल जाता है। सभी लड़के चिल्लाने लगे हैं, भाई जू कमाल है, ब्रदर जू जिंदाबाद, अब से मैं आपके साथ हूं। जू यूबिन सबको एड्रेस करते हुए बोलता है, तुम सबने बहुत मेहनत की है भाइयों, आज रात भरपेट बारबेक्यू खाओ और जितनी मर्जी बियर पियो। लिऊ शाओ तुरंत बोलता है, थैंक्स ब्रदर जू, भाइयों आज दिल खोलकर खाओ। ट्रीट ब्रदर जू की तरफ से है। भीड़ फिर से चिल्लाती है, ब्रदर जू जिंदाबाद। पार्टी के बीच जू यूबिन पूछता है, लिऊ शाओ सच बताओ, इतने सारे लोगों को कैसे बुला लिया? लिऊ शाओ हंसते हुए बताता है, रास्ते में क्लास 2 का प्रेसिडेंट मिल गया था, मैंने कहा बारबेक्यू ट्रीट दूंगा तो वो अपनी पूरी नेबरिंग क्लास ले आया। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा पावर शो किया, बहुत कूल था। जू यूबिन मुस्कुराता है, जबरदस्त, लेकिन असली मजा तो तब आया जब स्कूल फोरम पर इस लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया। टाइटल था बूम, स्कूल गेट पर 100 लोगों की लड़ाई, नया स्कूल हेजमन जू यूबिन कमेंट्स की बाढ़ आ गई। होली ये जू यूबिन कौन है? भाई सामने वाला लिटरली उड़ गया, इतना मारा कि उसकी मां भी पहचान ना पाए। उसने जू यूबिन के सामने घुटने टेक दिए और उसे पापा बुलाया। एक लड़की रिप्लाई करती है, सुना है वो XU सोसाइटी का लीडर है। दूसरी लिखती है, डैम कितना हॉट लग रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। हॉस्टल में चेंगहाओ ने जैसे ही ये सब देखा वो उछल पड़ा, ओल्ड जू तुमने अपना टैलेंट बहुत छुपा के रखा था। XU सोसाइटी का लीडर, पूरा फोरम तो फट गया है। पास खड़ा दोस्त भी पूछ बैठता है, भाई जू क्या तुमने सच में आज रात किसी ग्रुप को लीड किया और दूसरी साइड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? जू यूबिन का सिर दर्द करने लगता है। वो फेमस होना चाहता था लेकिन गैंगस्टर बनकर नहीं। गुस्से में वो बोलता है, बकवास है ये सब फालतू। वो मन में सोचता है, होली शिट, इससे मेरी रेपुटेशन खराब नहीं हो जाएगी? जू यूबिन तुरंत एडमिन को कॉल करता है, हेलो, मुझे लगता है ये पोस्ट फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, मेरी एडवाइस है कि इसे जल्दी डिलीट कर दो।
एडमिन अकड़ के जवाब देता है, तुम कौन हो बे? तुम कहोगे डिलीट कर दूं और मैं कर दूं? जू यूबिन गुस्से में बोलता है, मैं जू यूबिन हूं। नाम सुनते ही एडमिन की हवा निकल जाती है। अरे भाई जू, ठीक है अभी डिलीट करता हूं। पलक झपकते ही पोस्ट गायब। पोस्ट डिलीटेड। चिंगहाओ हैरान होकर बोलता है, हे ये सच में गायब हो गई? जू यूबिन राहत की सांस लेता है, लेकिन सांस पूरी भी नहीं ले पाया था कि सुकिंग का कॉल आ गया। फोन देखते ही वो परेशान हो गया। इतनी रात को ये कॉल क्यों कर रही है? चिंगहाओ अंदाजा लगाता है, शायद फोरम पोस्ट की वजह से। जू यूबिन झुंझलाकर बोलता है, पागल है क्या? चिंगहाओ हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम जानते हो मैं यानियन को सब बता देता हूँ। अब स्टोरी शिफ्ट होती है गर्ल्स डॉर्मिटोरी की तरफ। रूम 503। सुकिंग अपने फोन को घूर रही थी, जबकि यानियन मस्ती के मूड में थी। वो सुकिंग की लॉन्ग लेग्स की फोटोज खींच रही थी। हिलना मत। इन लेग्स की फोटोज लेकर इन्हें डॉम मैस्कॉट ना बना दूं तो कहना। अगर मैं इन्हें फोरम के लेग गॉडेस रैंकिंग में डाल दूं तो ये पक्का टॉप करेगी। सुकिंग छिड़कर बोलती है, जंग यानियन मस्ती बंद करो, डिलीट करो इसे। यानियन फोटो बचाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा प्राइज्ड कलेक्शन है। शेन बचाओ, सुकिंग मेरे प्यारे कलेक्शन का मर्डर कर रही है। शेन यूं हंसते हुए दोनों को अलग करती है। अच्छा बस। सुकिंग, तुम क्यूरियस थी ना कि जू यूबिन कैंपस प्लान कार्ड्स का जनरल एजेंट कैसे बना? कुछ पता चला? यानियन मस्ती में बोल पड़ती है, अरे हाँ, और उसने हमारी छोटी जूनियर शिन्यू को भी उल्लू बना दिया। वो मिमिक करते हुए बोलती है, हेलो जूनियर, मैं 3rd ईयर सीनियर जू हूँ। फिर हंसते हुए शेन्यू से कहती है, शेन्यू तुमने सच में उस टाइम उसकी बात मान ली थी? कितना क्यूट है। शेन्यू शर्माते हुए बोलती है, मुझे कैसे पता होता कि वो इतना स्ट्रैटेजिक होगा? फिर शेन्यू एक्सप्लेन करती है, पहले उसने सीनियर स्टेटस यूज करके क्लोजनेस बनाई, काफी लेवरेज लिया, फिर एजेंसी के साथ नेगोशिएट करने चला गया। एम्प्टी हैंड वुल्फ कैचिंग मूव, वो किसी एंगल से 1st ईयर स्टूडेंट लगता ही नहीं। यानियान अग्री करते हुए बोलती है ना? उसकी स्कीमिंग, उसके टैक्टिक्स। फिर वो सुकिंग की तरफ देखती है, सुकिंग तुम्हें नहीं लगता वो किसी ओल्ड फॉक्स जैसा है? हमारी एज के लोगों जैसा बिल्कुल नहीं। सुकिंग चुपचाप सोच रही थी, हमारी एज जैसा नहीं, उसकी अभी की हरकतें सच में उसके जैसी नहीं है। उसके मन में एक डाउट उठता है, क्या हो अगर जू यूबिन भी मेरी तरह रिबॉर्न पर्सन हो? फिर वो खुद को रोकती है, नहीं, मुझे उससे आमने सामने बात करनी होगी, क्लियर करना पड़ेगा। तभी यानियन अचानक बोलती है, जल्दी देखो ये पोस्ट। वो फोन दिखाते हुए कहती है, चिंगहाओ ने मैसेज किया है, ये फोरम पर वायरल हो रहा है। लिंक खोलते ही लिखा था, मुझे पता था ओल्ड जू का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है, ये तो असली बिग शॉट निकला। ये फोटोज तो किलर हैंडसम है। शेन्यू शॉक में चिल्ला उठती है, जू यूबिन वो एक्चुअली लेजेंडरी शू सोसाइटी का लीडर है? ये सब फोरम्स खंगाल कर निकाला गया है। ओ माय गॉड। यानियन भी बोलती है, शू सोसाइटी, जू यूबिन उसका बॉस है? सच में? फिर फोटो देकर जोड़ती है, लेकिन ये पिक्स काफी इंटिमिडेटिंग लग रही हैं। ये सब सुनकर सुकिंग के अंदर उथल पुथल मच जाती है। जू यूबिन शू सोसाइटी का बॉस, 2nd जनरेशन गैंगस्टर? नहीं, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो खुद को समझाती है, वो साफ साफ एक नॉर्मल स्टूडेंट होना चाहिए था। तभी यानियान के दिमाग में आइडिया आता है, अब समझ आया तुम जू यूबिन को इतना पसंद क्यों करती हो सुकिंग? तुम्हें पहले से पता था वो हिडन बिग शॉट है ना? लेकिन सुकिंग अंदर से कांप रही थी, गड़बड़ कहाँ हुई? कहीं ये वर्ल्ड ओरिजिनल वाली तो नहीं? उसका चेहरा देख दोनों भी घबरा जाती हैं। यानियन पूछती है, सुकिंग क्या हुआ? हो सकता है ये पोस्ट बस अटेंशन के लिए हो। शन्यू उसके पास आकर बोलती है, सुकिंग तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, चेहरा भी पीला पड़ गया है, तुम ठीक तो हो? लेकिन सुकिंग मन में सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, मुझे उससे पूछना होगा अभी इसी वक्त, आखिर वो असल में है कौन? सुकिंग के दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे उससे पूछना ही होगा अभी इसी वक्त। उसने बिना देर किए जू यूबिन को कॉल लगा दिया। उधर जू यूबिन भी कॉल पे करता है, हेलो क्या चल रहा है? सुकिंग की आवाज हल्की कांप रही थी, तुम जू यूबिन हो ना? क्या तुम श्योर हो कि तुम वही जू यूबिन हो? जू यूबिन अजीब तरह से जवाब देता है, स्टूडेंट सू, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं जू यूबिन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? थोड़ा रुकर सुकिंग पूछती है, जू यूबिन क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? चलो मिलते हैं। जू यूबिन बिना सोचे सीधे मना कर देता है, टाइम नहीं है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ। गर्लफ्रेंड? ये शब्द सुनते ही सुकिंग को जोर का झटका लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, गर्लफ्रेंड? तो वो मैं नहीं हूं। कॉल कट हो जाती है। यानियन तुरंत पूछती है, सुकिंग जू यूबिन ने क्या कहा? शन्यू भी घबरा कर बोलती है, सुकिंग हमें डराओ मत, तुम्हें क्या हुआ है? अचानक सुकिंग टूट जाती है, वो शन्यू से चिपक जाती है और रोते हुए बोलती है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, ये गलत है, ये दुनिया ही गलत है। उसके मन की आवाज बाहर आने लगती है, वो मेरा जू यूबिन नहीं है, वो वाला जू यूबिन नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करता था, जो मुझसे प्यार करता था। उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर ये रीबर्थ किस लिए था? मेरे होने का क्या मतलब है? यानियन उसे समझाने की कोशिश करती है, तो क्या हुआ अगर उसके पास गर्लफ्रेंड है? 3 टांग वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, पर 2 टांग वाला आदमी नहीं, स्कूल में ऐसे बहुत मिल जाएंगे। वैसे भी तुम इतनी आउटस्टैंडिंग हो, बॉयफ्रेंड्स की कमी थोड़ी होगी। फिर वो गुस्से में जोड़ती है, अब रोना बंद करो, मैं चिंगहाओ से पूछकर सब क्लियर करवाऊंगी। इधर शेन यू मन ही मन सोच रही थी, कोई हैरानी नहीं कि आज दोपहर वो सुकिंग के साथ इतना कोल्ड था, लेकिन सुकिंग का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही अजीब है। क्या जू यूबिन ने ऐसा कुछ किया है जिससे सुकिंग को कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है?
लेकिन इधर सुकिंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रोते रोते बोलती जा रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब उसी की जिद की वजह से हुआ है। उसी जिद ने उसे उससे दूर कर दिया। दिल में भारी निराशा लेकर वो खुद से ही कहती है, अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है, शायद अब मेरी शादी कभी नहीं होगी। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, स्टार्ट ओवर। नई शुरुआत का जो मौका था वो भी उसने अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। अब इसका क्या फायदा? सुकिंग की ये बातें सुनकर सामने बैठी यानयान हैरान हो जाती है। वो तुरंत बोल उठती है, बिल्कुल नहीं सुकिंग, तुम ये कह रही हो कि तुम बस एक जोएविन की वजह से शादी नहीं करोगी? इस पर सुकिंग और जोर जोर से रोने लगती है और बस इतना कहती है, जब तुम्हें सच में कोई लड़का पसंद आएगा तब तुम समझ जाओगी। उसी वक्त यानयान के फोन पर छांग भाव का रिप्लाई आ जाता है। यानयान फोन उठाकर मैसेज दिखाते हुए कहती है, सुकिंग, क्या हुआ अगर जोएविन के पास गर्लफ्रेंड ही ना हो? इसके बाद हम उन दोनों की कॉन्वर्सेशन देखते हैं। यानयान गुस्से में लिखती है, वो तुम्हारे डर्म का जोएविन, वो तो पूरा का पूरा स्कमबैग है। उसके पास गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो सुकिंग पर लाइन मारने आता है। और वैसे भी हमारी डिंगडंग में क्या बुराई है? उसे क्या हक है सुकिंग को पसंद न करने का? तुम उसे बोल देना, उस जैसे आदमी को जिंदगी में कभी पार्टनर नहीं मिलेगा। इस पर उधर से छांगहो हंसते हुए रिप्लाई करता है, हाँ, जो युवन कह रहा है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यानयान चिढ़ जाती है, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ कम घूमना चाहिए, उसे अपने ऊपर बुरा असर मत डालने दो। तभी चेंघाओ सच्चाई बताता है, यानयान, एक शॉकिंग ट्विस्ट है। ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की युवन की गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। वो लोग एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। उसने खुद मुझे बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये बात वो सुकिंग को बताने के बाद कहता है। चेंघाओ एक्सप्लेन करता है, असल में उस लड़की की फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी। वो पैसे कमाने के लिए बहुत डेस्परेट हो गई थी। वोकेशनल एजुकेशन साइड में चीजें बेचने के चक्कर में फंस गई। जो युवन ने मामला सुलझाने के लिए 4,000 से ज्यादा खर्च किए। इस पर शन्यू बोलती है, तो ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? सुकिंग भी थोड़ी शांत होकर पूछती है, क्या सच में ऐसा है? लेकिन यानयान चिल्ला उठती है, सुकिंग, क्या तुम मुझसे फेस टू फेस पूछना चाहती हो? तुम फेस टू फेस बात करना चाहती हो ना? ये मुझ पर छोड़ दो। वो तुरंत चेंहाओ को मैसेज करती है, मैं तुम लोगों को एक चांस देती हूँ। तुम्हारा डॉम हमारे डॉम को खाना खिलाएगा। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें मुझे पटाने के बारे में सोचने दूंगी, लेकिन जो युवन वहां जरूर होना चाहिए। ये मैसेज पढ़ते ही चेंघाओ चौंक जाता है। वो तुरंत जो युवन के पास जाता है और गिड़गिड़ाता है, युवन, बचा ले यार। सुकिंग रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है और यानयान पूरा गुस्से में है। उसे लग रहा है तुमने किसी को बुली किया है। वो आगे बोलता है, उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि एक डॉम मिक्सर ऑर्गेनाइज करूं और स्पेसिफिकली कहा है कि तुम्हारा आना जरूरी है, वरना मैं पूरी तरह गया काम से। फिर इमोशनल ब्लैकमेल। भाई, मेरी पूरी जिंदगी की खुशी तुम पर टिकी है। इस पर जो युवन बेपरवाह होकर बोलता है, इससे मेरा क्या लेना देना, रोने दो उसे, मैं नहीं जा रहा। चेंघाओ फिर समझाने की कोशिश करता है, अरे यार युवन, खाना तो सेकेंडरी है, मैन बात यह है कि ये हमारे डॉम का पहला गेट टुगेदर है। अगर तुम नहीं आए तो क्या ये ज्यादा एंटी सोशल नहीं लगेगा? जो युवन साफ बोल देता है, नहीं जा रहा, मैं शुरू से ही एंटी सोशल हूँ। दूर खड़ा एक दोस्त ये सब सुन रहा था और मन में सोचता है, वो जो युवन सच में बहुत एरोगेंट है। चेंघाओ फिर बोलता है, मान जाओ भाई, बस एक बार का खाना है, बस अपनी शक्ल दिखा दो, मैं भीख मांग रहा हूँ। मैंने यान यान से प्रॉमिस कर दिया है, अगर तुम नहीं गए तो मैं उसकी नजरों में घटिया इंसान बन जाऊंगा। वो और जोड़ता है, ये डॉम की पहली ग्रुप एक्टिविटी है, थोड़ी तो इज्जत रख लो। चेंघाओ दोनों दोस्तों की तरफ देखता है, सही कहा ना ब्रदर्स, अगर युवन नहीं गया तो पूरा मूड खराब हो जाएगा। एक दोस्त सपोर्ट करता है, हाँ हाँ ब्रदर, युवन चलो। दूसरा दोस्त भी हाँ में हाँ मिलाता है। पहला दोस्त मन में सोचता है, सिर्फ बेवकूफी होगा जो फ्री का खाना छोड़ेगा। तभी जो युवन शर्त रखता है, ठीक है, अगर तुम मुझे ट्रीट दोगे तब मैं सोचूंगा। चेंघाओ खुश हो जाता है, ओके, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, यानयान के लिए मैं सब दांव पर लगा दूंगा। एक दोस्त बीच में बोल पड़ता है, अरे भाई, ये क्या बात हुई, डॉम के पहले खाने का बिल तुम अकेले क्यों भरोगे? चेंघाओ साफ करता है, मैं सिर्फ युवन के पैसे दे रहा हूं। दोस्त शॉक हो जाता है, भाई साहब बिल्कुल नहीं, इतने कंजूस हो तुम, अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं जा रहा। उसी वक्त जो युवन के फोन पर ल्यूशियो का कॉल आता है। जो युवन कॉल पे करता है, हेलो शूजी। उधर से ल्यूशियो चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर युवन, तुमने फोरम देखा, हमारी जुहू वाई सोसाइटी फेमस हो गई है। मैं अब ऑफिशियली ग्रेट प्रोटेक्टर माना जाता हूं और तुम बॉस हो। ये सुनकर जो युवन इरिटेट हो जाता है, क्या बकवास है ये, फालतू की नाटकों बंद करो, सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मन में सोचता है, ये लड़का होपलेस है। ल्यूशियो बोलता रहता है, ज्यादा कुछ नहीं ब्रदर, बस रिपोर्ट कर रहा था कि हमारी सोसाइटी अब काफी फेमस हो गई है। फिर वो एक प्रॉब्लम बताता है, और हाँ, वो स्कूल का एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट वाला मामला। तुम्हें कुछ आइडिया है? जो युवन कुछ नहीं बोलता। ल्यूशियो गुस्से में बोलता है, हमारे स्कूल के एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट का हेड एक नंबर का कमीना है। वो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स दिलवाता है और भारी कमीशन खाता है। स्टूडेंट्स मरने तक काम करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात 10 बजे घर आते हैं, और मिलता क्या है, सिर्फ 100 युआन। वो कुछ करता भी नहीं, फिर भी 50 युआन खा जाता है। फिर वो बोलता है, ब्रदर तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, कोई सोल्यूशन सोचो। जो युवन उसकी बातें सुनते हुए मन में सोचता है, अब याद आया, मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा हुआ था।
स्टूडेंट यूनियन और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के सीनियर्स अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर इस फ्री लेबर ग्रुप को एक्सप्लॉइट करते थे। वो सोचता है, उस वक्त मेरे पास कुछ बदलने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। लेकिन अब फिर वो ल्यूशियो से कहता है, अभी तुम्हारे सारे क्लासमेट्स तुम्हारी बात सुनते हैं, है ना? तो तुम उस एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट हेड को बाईपास करके खुद ये काम क्यों नहीं करते? ल्यूशियो कंफ्यूज हो जाता है। मैं खुद करूं? जो युवन समझाते हुए बोलता है, हाँ, मार्केट में अभी वेडिंग इवेंट लेबर की डिमांड बहुत हाई है और तुम्हारे क्लासमेट्स को पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए, तुम खुद जाकर चैनल्स ढूंढ सकते हो। वो फायदा समझाता है, इस तरह बीच में कोई कमीशन खाने वाला नहीं होगा और तुम बायर्स के साथ डायरेक्टली प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो। फिर वो एक कंडीशन रखता है, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि तुम ये कर रहे हो, तुम उस एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट हेड की तरह कमीशन बिल्कुल नहीं खा सकते। इसे बस अपने लोगों की मदद समझना। ल्यूशियो तुरंत मान जाता है, बिल्कुल, हम सुहोई सोसाइटी में सब सगे भाइयों जैसे हैं, हम कमीशन कैसे ले सकते हैं? वैसे भी मुझे इन थोड़े पैसों की कोई कमी नहीं है। फोन रखने के बाद जो युवन मन में सोचता है, कैंपस प्लान कार्ड्स तो बस कैश फ्लो थे, असल शुरुआत तो ये कनेक्शंस और चैनल्स हैं। सुहोई सोसाइटी इतनी भी बुरी नहीं लग रही। इसके बाद जो युवन अपने बेड पर सोने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके ठीक ऊपर वाले बेड पर चेंघाओ अब भी फुल एनर्जी में मोबाइल में घुसा हुआ था। वो एक्साइटमेंट में जो युवन को आवाज लगाता है, युवन युवन, मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है, मैंने सब प्लान कर लिया है, पहले हम टोरंटो सी फूड बफेट जाएंगे, फिर KTV। ये सुनकर जो युवन चिढ़कर बोलता है, तेरे इस आशिकाना दिमाग का कुछ नहीं हो सका। वो कंबल ओढ़ते हुए बोलता है, अब सोचना बंद कर और जल्दी सो जा, कल सुबह मिलिट्री ट्रेनिंग है। जो युवन इतनी जल्दी सो जाता है। ऊपर से छेंघाओ झांकर हैरानी से बोलता है, अभी टाइम ही क्या हुआ है यार, तू बहुत जल्दी सो जाता है। वो आगे कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही जो युवन गहरी नींद में चला जाता है। नींद में भी उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, ऐसा रिबर्थ लेने का क्या फायदा अगर ये सब झेलना पड़े। दूसरी तरफ छेंघाओ भी सो चुका था। सपने में वो यानयान को इम्प्रेस करने के लिए गाना गा रहा था। मन ही मन खुश होकर सोचता है, जब टाइम आएगा सबको पता चलेगा कि मैं युवन से कहीं ज्यादा आउटस्टैंडिंग हूँ। यही है आइडियल यूनिवर्सिटी लाइफ। अचानक उसका सपना टूट जाता है। वो झटके से उठता है और चिल्लाता है, ओए, भूकंप आ गया क्या? लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है, ये भूकंप नहीं बल्कि उसका दोस्त था जो बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। चिंघाओ मन में बड़बड़ाता है, डैम, ये इंसान है भी या नहीं, कोई इतना जोर से कैसे खर्राटे ले सकता है? सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह डॉर्मिट्री में अनाउंसमेंट गूंजती है, अटेंशन, सारे फ्रेशमैन अपनी अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहन लें और प्लेग्राउंड में असेंबल हो जाएं। ये सुनते ही वही खर्राटे लेने वाला दोस्त चिल्लाता है, अबे यार ब्रदर, तुम लोग क्या कर रहे हो, रात को सोए नहीं क्या? वो अपनी यूनिफॉर्म पहन चुका था। उसी वक्त चेंघाओ भी नींद से जागता है। उसका मूड पहले से ही खराब था। वो चिढ़कर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर तू ना होता ना तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। इधर जो युवन बिल्कुल काम था, वो पहले ही यूनिफॉर्म पहन चुका था। सबको वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो हम लेट हो जाएंगे। सबको रेडी देकर चेंघाओ घबरा जाता है। वो बेड से कूदते हुए चिल्लाता है, अबे रुको मेरे लिए सालो। ट्रेनिंग ग्राउंड सीन शिफ्ट होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे सिवाय एक, चेंघाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चेंघाओ हांफता हुआ भागते भागते आ रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की नजर उस पर पड़ जाती है। वो सख्ती से चिल्लाते हैं, रुक जा वहीं। चेंघाओ घबराकर हंसता है, इंस्ट्रक्टर सर। इंस्ट्रक्टर गुस्से में पूछते हैं, जब मैंने असेंबल चिल्लाया था तब तू कहाँ गायब था? चेंघाओ दबे स्वर में बोलता है, सर रास्ते में ही था। लाइन में खड़ा जो युवन ये तमाशा देख रहा था। मन में सोचता है, अभी फालतू में पंगा लेना सही नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर चेंघाओ पर चिल्लाते हैं, और जोर से खाना नहीं खाया क्या? जब सवाल का जवाब दो तो पहले रिपोर्ट चिल्लाना होता है। ये सुनते ही जो युवन मौके का फायदा उठाता है और जोर से चिल्लाता है, रिपोर्ट, मैंने खाना नहीं खाया। असेंबली 6:30 पर थी, खाने का टाइम ही नहीं मिला। इंस्ट्रक्टर तुरंत बोलते हैं, बकवास बंद कर, तुरंत लाइन में लग जा। चेंघाओ भी हाँ में हाँ मिलाता है, यस सर। वो जल्दी से जो युवन के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और धीरे से फुसफुसाता है, डैम युवन, इसका चेहरा देखकर एक मुक्का मारने का मन कर रहा है। जो युवन कोई जवाब नहीं देता। इंस्ट्रक्टर के कान बहुत तेज थे, वो ये सुन लेते हैं। गुस्से में चिल्लाते हैं, तू बाहर निकल, स्क्वाड पोजीशन ले पूरे 30 मिनट। चेंघाओ शॉक में आ जाता है, हैं? वो बार्गेन करने की कोशिश करता है, सर मत करो ना, 20 मिनट कर दो प्लीज। इंस्ट्रक्टर उसे भगा देते हैं। दूर जाकर स्क्वाड्स लगा। चेंघाओ हार मानकर बोलता है, ठीक है समझ गया। दूर खड़ी सुकिंग और यानयान ये सब देख रही थी। सुकिंग मस्ती लेते हुए बोलती है, तुम्हारे चेंघाओ को पनिशमेंट मिली है, दिल में बुरा नहीं लग रहा? यानयान छिड़कर जवाब देती है, तुम्हारा चेंघाओ, तुम्हारी पूरी फैमिली का चेंघाओ। इंस्ट्रक्टर अब सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम कोई मुसीबत खड़ी मत करना। अगर गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा पिछवाड़ा साफ नहीं करने वाला। अगर किसी की तबीयत खराब है तो अभी बता दो, बाद में मत रोना कि सर सिर दर्द है या बुखार। जो बीमार हैं आगे आ जाएं। ये सुनते ही जो युवन तुरंत आगे बढ़ता है, रिपोर्ट, तबीयत खराब लग रही है, छुट्टी चाहिए। इंस्ट्रक्टर इरिटेट होकर बोलते हैं, बदमाश लड़के, निकल यहां से, जाकर इन्फर्मरी में पड़ा रहा। जो युवन निकलते हुए हल्की स्मग स्माइल करता है। मन में सोचता है, स्कूल से बाहर तो नहीं जा सकता, पर यह सब मेरे प्लान का हिस्सा है। परफेक्टली सेट।
स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, द रीबर्थ प्लस वर्जन ऑफ जो यूएन। दूर स्क्वाट्स करते हुए चेंघाओ ये देखकर दंग रह जाता है। ओए तेरी, ऐसे भी काम बन सकता है। यानयान भी जो युवन को इन्फर्मरी की तरफ जाते देखती है। वो जो युवन डायरेक्शन से तो इन्फर्मरी जा रहा है, क्या हुआ उसे? क्या सच में बीमार है? थोड़ा सोचकर वो मुंह बनाती है। जो युवन कितना नाजुक है, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही टूट गया। धूप तो अभी तेज भी नहीं हुई। ग्राउंड पर धूप तेज हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स पसीने से तरबतर थे। हालत खराब हो रही थी। यानयान मन में सोचती है, सच में बहुत थका देने वाला है। जो युवन बहुत चालाक है, मैं ये वॉर नहीं झेल सकती। वो हिम्मत करके इंस्ट्रक्टर के पास जाती है। रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मेरे पेट में दर्द है, मैं खड़ी नहीं रह पा रही। शायद मेरा पीरियड आने वाला है। इंस्ट्रक्टर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जाओ रेस्ट करो। यानयान को जाता देख चिंघाओ की आंखों में चमक आ जाती है। वो भी हाथ उठाकर चिल्लाता है, रिपोर्ट। इंस्ट्रक्टर गुस्से में पूछते हैं, क्या तेरा भी पीरियड आने वाला है? चिंघाओ जल्दी से बहाना बनाता है, सर मेरे पेट में सच में दर्द है, मुझे टॉयलेट जाना है। इंस्ट्रक्टर का गुस्सा आसमान छू लेता है। अगर तूने पैंट में भी हक दिया ना तो भी मैं तुझे पकड़ लूंगा। वापस लाइन में लग जा। ये बाकी स्टूडेंट्स अपनी हंसी नहीं रोक पाते। शाम हो चुकी थी। जो युवन इन्फर्मरी में एंटर करता है, उसके दिमाग में बिजनेस कैलकुलेशन चल रही थी। कमीशन काटने के बाद आज फिर से 10,000 से ज्यादा अंदर आए। जैसे ही वो अंदर देखता है, वहां यानयान बैठी हुई थी। जो युवन उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। यानयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यानयान ताना मारते हुए बोलती है, अरे वाह, फेलो पेशेंट वापस आ गया। तुम्हारी बीमारी तो बड़ी जल्दी ठीक हो गई घूमने फिरने के लिए। जो युवन कैजुअल टोन में जवाब देता है, ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब स्क्वाड में वापस जाने का टाइम है। यानयान हल्के गुस्से में कहती है, तुम सच में बहुत चालू लोमड़ी हो। इधर ग्राउंड पर इंस्ट्रक्टर चेंघाओ से पूछ रहे थे, क्या नाम है तेरा? चेंघाओ झल्लाकर बोलता है, इंस्ट्रक्टर मेरे मजे लेना बंद करो, मुझे पता है मैं गलत था। इंस्ट्रक्टर और तेज बोलते हैं, बकवास बंद कर, तेरा नाम क्या है? चेंघाओ पूरी आवाज में चिल्लाता है, रिपोर्ट, मेरा नाम चेंघाओ है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तुम कंपनी 4 प्लेटून 2 के क्लास प्रेसिडेंट रहोगे। ये सुनते ही चेंघाओ के चेहरे पर पूरे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। रात हो चुकी थी। चेंघाओ अपने बेड पर लेटा हुआ यानयान को मैसेज कर रहा था, यानयान तुम्हारा भाई क्लास प्रेसिडेंट बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जो युवन अपने लैपटॉप पर बिजी था, वो फ्यूचर प्लान्स बना रहा था। मन में सोचता है, आज ल्यूशो के साथ काफी स्कूल्स घूमे, लगता है कैंपस प्लान कार्ड का बिजनेस अब ठंडा पड़ने लगा है। सब कार्ड्स बेचकर मुश्किल से 500 यूएन बनेंगे। इसके अलावा पैसा कमाने का और क्या तरीका हो सकता है? उसी वक्त उसके फोन पर सुकिंग का मैसेज आता है, जॉयविन, आज तुम मिलिट्री ट्रेनिंग में क्यों नहीं थे? जो युवन रिप्लाई करता है, तबीयत ठीक नहीं थी। सुकिंग फिर पूछती है, क्या अब आप ठीक हो? मैंने यानयान से सुना कि तुम इन्फर्मरी में भी नहीं थे। जो युवन थोड़ा रूखा होकर लिखता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना हर मोमेंट तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है ना? सुकिंग जल्दी से सफाई देती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। जो युवन बात खत्म करता है, देन आई थैंक यू। फोन रखकर वो मन में सोचता है, ऐसे टाइम पर मुझे सुकिंग जैसी लड़कियों से थोड़ी जलन होती है। उसके पास हुनर है। अगर मैं सुकिंग होता तो बस डिजाइन ड्राफ्ट्स बेचकर हजारों कमा लेता। तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। राइट, पिछली लाइफ में मैंने नॉवेल्स लिखकर भी पैसे कमाए थे, और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें अर्बन जॉनर की भारी कमी है। वो तुरंत लैपटॉप खोलता है और टाइपिंग शुरू कर देता है। डन। स्क्रीन पर नॉवल की डिटेल्स आती हैं। नॉवल नेम, रीबर्थ ऑफ अ परफेक्ट लाइफ। ऑथर्स नोट, फर्स्ट टाइम दिस साइट पर लिख रहा हूं। अगर नॉवल साइन हो गई तो मैं डेली 20,000 वर्ड्स अपडेट करूंगा। अगर झूठ बोला तो अपना छोटा ही काट लूंगा। नॉवल अपलोड होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। एक यूजर लिखता है, ब्रदर्स प्लॉट इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑथर डेली 20,000 वर्ड्स का प्रॉमिस कर रहा है, वरना अपना छोटा ही काट लेगा। दूसरा कमेंट, रियल है या फेक? इतना डेंजरस प्रॉमिस? क्या ये कहना चाहता है कि इसके पास पहले से ही छोटा जी था? एक और लिखता है, देखो एक रियल यूनिक ऑथर आया है। कमेंट्स पढ़कर जो युवन मुस्कुरा देता है। उसका डिटर्मिनेशन साफ था, इस लाइफ में वेब नॉवल सर्कल में वापस आकर मैं वो सब वापस छीन लूंगा जो मेरा है। अगले दिन फिर से वही मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, रीबर्थ रिटर्न्स। मिलिट्री ट्रेनिंग वो चीज है जो कुत्ते भी वॉलंटरीली नहीं करते। और वहीं हमें दिखाया जाता है टुडेज स्ट्रॉन्गेस्ट एमएमवीपी चेंघाओ, जो पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था। आखिरकार वीकेंड आ ही जाता है और ट्रेनिंग से छुट्टी मिलती है। चेंघाओ और उसका दोस्त पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार थे। चेंघाओ पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, फाइनली छुट्टी मिली है, आज पहला यूनिवर्सिटी मिक्सर है, आज तो मैं वहां सबसे कूल गाय दिखूंगा। उसी वक्त जाओ युएन और उसका रूममेट भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही जाओ युएन हंसते हुए कहता है, लगता है तुम दोनों आज किसी ब्यूटीफुल लड़की को घर ले जाने के मूड में हो। दोस्त तुरंत बोल पड़ता है, चेंघाओ को देख के तो पक्का है, इस बार हम ही जीतेंगे। इतना सुनते ही रूममेट चेंघाओ के पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है, भाई हाओ, तुम और ब्रदर्स अगर साथ हो तो सिंगल नहीं रह सकते, इस बार लड़की पटाने में मेरी हेल्प कर देना। चेंघाओ शो ऑफ करते हुए बोलता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, छोड़ दो मुझ पर। जाओ युएन उन्हें देखकर थोड़ा ठंडे लहजे में कहता है, तुम लोग शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। वहां सुकिंग, यानयान और उनकी एक नई रूममेट खड़ी थी। लड़कों को लेट देकर यानयान चिल्ला पड़ती है, इतने लेट क्यों हो तुम लोग? हम ब्यूटीज को वेट करवा रहे हो?
चेंघाओ तुरंत माफी मांगता है, सॉरी सॉरी यार, ब्यूटीज को वेट करा दिया, बाद में पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। तभी चेंघाओ की नजर नई लड़की पर जाती है। वो पूछता है, ओह ये ब्यूटी नया फेस है। यानयान बताती है, ये मेरी रूममेट है लोलिन, थोड़ी शय है। जब तीनों लड़कियां ग्रुप के साथ चलती हैं तो रास्ते में लड़कों की नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। एक लड़का बेहोश सा होकर बोल देता है, भाई कितनी सुंदर है। अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में उसका गला दबा देती है, किसे सुंदर बोल रहा है तू। दम घुटते हुए वो लड़का बोलता है, गलती हो गई। सीन शिफ्ट होता है टोरंटो रेस्टोरेंट में। जैसे ही ग्रुप अंदर घुसता है, चेंघाओ की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, क्या ये वही 99 UN वाला बफे है? भाई ये तो कुछ ज्यादा ही रॉयल लग रहा है। दोस्त तुरंत बटरिंग करता है, ब्रो तेरे साथ रहना ही अलग मजा है यार। चेंघाओ छाती चौड़ी करके सबसे कहता है, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, कोई शर्म करो मत, जो चाहिए दबा के खाओ। ये सब देखकर जाओ यूएन हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, पिछली लाइफ में हमने तो 49 युआन वाले चीप बफे में खाया था, आज चेंघाओ इतना जनरियस कैसे हो गया? क्या इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है? सब लोग मीट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मौका देखकर सुकिंग जाओ यूएन के पास आ जाती है और धीरे से पूछती है, जाओ यूएन, चेंघाओ बोल रहा था कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या ये सच है? जाओ यूएन बिना घुमाए जवाब देता है, फिलहाल वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सुकिंग चिढ़ जाती है, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम पहले ऐसे नहीं थे। जाओ यूएन मीट उठाते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, क्या हम पहले क्लोज थे? तुम बस मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मेरा डेट करने का कोई इरादा नहीं था। सुकिंग थोड़ी सॉफ्ट होकर कहती है, जरूरी नहीं कि डेटिंग ही हो, हम नॉर्मल फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। जाओ यूएन इरिटेट होकर बोलता है, दीदी क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो? और मन ही मन सोचता है, इसका दिमाग ठीक है ना? हार्ड टू गेट खेल रही है क्या? पिछली लाइफ में कम सताया था जो अब फिर शुरू हो गई। तभी सुकिंग अचानक सीरियस सवाल पूछती है, जाओ यूएन, क्या तुम पास्ट लाइफ और रिबर्थ पर बिलीव करते हो? मुझे अक्सर एक लंबा सपना आता है, मैं एक प्रिंसेस होती हूँ और मेरा एक गार्डियन नाइट होता है जो मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। जाओ यूएन मजाक उड़ाते हुए बोल देता है, सीधा ये क्यों नहीं बोल देती कि पिछली लाइफ में हमारी शादी हुई थी और रिबॉर्न होकर तुम फिर मेरे पीछे पड़ गई हो? सुकिंग शॉक होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? अगर मैं कहूं कि मैं सच में रिबॉर्न हुई हूं तो? ये सुनकर जाओ यूएन भी चौंक जाता है। वो बोलता है, अच्छा तो बताओ कल की लॉटरी का विनिंग नंबर क्या है? लेकिन सुकिंग सीरियसनेस में बोलती जाती है, मैं सच में रिबॉर्न हुई हूं। मेरी दुनिया में तुम मेरे हस्बैंड थे, हमारी शादी को कई साल हो चुके थे, हमारे बच्चे भी थे। ये सुनते ही जाओ यूएन को जोर का झटका लगता है। वो उसे अजीब नजरों से घूरता है और सोचता है, भगवान गवाह है, ये लड़की पूरी तरह पगला गई है। वो तुरंत उसे वॉर्न करता है, ऐसी बातें किसी और को गलती से भी मत बताना, लोग तुम्हें पागल खाने में बंद कर देंगे। दोनों वापस टेबल पर आ जाते हैं। मीट ग्रिल होने लगता है, बियर के ग्लासेस भर जाते हैं। यानयान ग्लास उठाकर चिल्लाती है, चलो आज रात जी भर के पियेंगे, सबको पीना पड़ेगा, खास तौर पर तुम चारों लड़कों को। चेंघाओ समेत पहले पनिशमेंट में 3 कप्स। चेंघाओ भी जोश में ग्लास उठाता है, ठीक है भाई, एक कप मैं सजा के तौर पर पहले ही पी लेता हूँ, किस्मत हमें यहाँ साथ लाई है, आज से हम सब दोस्त हैं। चारों लड़के साथ में बियर पीते हैं और चिल्लाते हैं, पूरा गटक जाओ इसे। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तभी शेन्यू सुकिंग से पूछ बैठती है, वैसे सुकिंग, मैंने सुना है तुम और जाओ यूएन सेम स्कूल से हो, क्या तुम लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो? जाओ यूएन तुरंत मना कर देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम उतने क्लोज नहीं हैं। यह सुनकर सुकिंग हल्की सी हंसती है, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ झलक रहा था। क्लोज नहीं हो, पर मुझे तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए। और मन ही मन सोचती है, आखिर पिछली लाइफ में हमारा डिवोर्स हुआ था। तभी चेंघाओ बीच में कूद पड़ता है और जाओ यूएन से बोलता है, भाई अगर तुम दोनों सच में सेट हो गए ना तो मैं अपने अंकल से कार ले आऊंगा, तुम घूमना, मैं और यानयान तुम दोनों परफेक्ट 2 कपल्स बनेंगे। इतना सुनते ही यानयान भड़क जाती है, कौन है कपल तेरे साथ बे? माहौल बदलते हुए शेन्यू जाओ यूएन से पूछती है, वैसे सुकिंग तुम्हें बार बार नॉवल लिखने को क्यों बोलती रहती है, क्या तुम्हारी राइटिंग अच्छी है? जाओ यूएन कंधे उचका देता है, मुझे भी यही जानना है। सुकिंग, तुम मेरे पीछे नॉवल लिखवाने के लिए क्यों पड़ी हो? सुकिंग एक्सप्लेन करती है, हाई स्कूल में जब भी टाइम मिलता था तुम लाइब्रेरी भाग जाते थे ना, मुझे पता है तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे लगता है तुम्हें राइटर बनना चाहिए। यह सुनते ही शेन्यू की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, रियली, तुम्हें कौन सी बुक्स पसंद है? शेन्यू को इतना एक्साइटेड देकर सुकिंग अंदर ही अंदर घबरा जाती है। शिट, मैं भूल गई थी, शेन्यू भी लिटरेचर गर्ल है, इन दोनों को बात नहीं करने दे सकती। वो जल्दी से बोलने ही वाली थी कि जाओ यूएन खुद ही बोल पड़ता है, मुझे ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर पसंद है, साथ ही द शैडो थीफ, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा और द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग भी। इतने हैवी नेम सुनकर शेन्यू पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाती है। वाओ, तुम तो कमाल हो, मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। जाओ यूएन और शेन्यू को इंटेलेक्चुअल बातें करते देख चेंघाओ का दिमाग पक जाता है। वो बीच में बोल पड़ता है, यार हम यहाँ खाना खाने आए हैं, ऐसी बातें करो जो सबको समझ आए, हमें बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, अगर तुम दोनों को चैट करनी है तो वी चैट पर ऐड कर लो। इतना सुनते ही सुकिंग गुस्से से चेंघाओ को ऐसी नजर से घूरती है कि बेचारा घबरा जाता है। वो जल्दी से संभालता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब पहले खा लो, लिटरेचर डिस्कशन बाद में कर लेना। ये सब देकर यानयान मन ही मन एनालाइज कर रही थी। मुझे लगा था सिर्फ सुकिंग ही जाओ यूएन को पसंद करती है, पर लगता है शेन्यू के दिल में भी फीलिंग्स हैं। उधर सुकिंग अभी भी शक में थी। वो जाओ यूएन से कहती है, मैंने तुम्हें कभी ये किताबें पढ़ते नहीं देखा,
जाओ यूएन शांति से जवाब देता है, हम ट्विंस नहीं हैं, तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। तभी रूममेट नॉवल की बात छेड़ देता है। अरे वेब नॉवेल्स की बात चली है तो सुनो, आजकल एक सुपर ऑसम ऑथर आया है, उसने बोला है कि वो डेली 20,000 वर्ड्स अपडेट करेगा वरना अपना छोटा काटकर ईनुक बन जाएगा। ये सुनते ही जाओ यूएन के दिल में तीर लग जाता है, वो अंदर ही अंदर रोता है क्योंकि वही ऑथर असल में वही है। चेंघाओ इम्प्रेस्ड होकर बोलता है, बहुत ही डेंजरस आदमी है, डोंगफेंग बुबई से भी ज्यादा बैडश निकला। यान यान नाक सिकोड़कर बोलती है, छी बस फेमस होने का ड्रामा है। जाओ यूएन बात संभालते हुए झूठ बोलता है, हाँ मैंने भी पढ़ा है, नॉवल काफी पॉपुलर हो रहा है। सुकिंग उसे नोटिस करती है और मन में सोचती है, ये जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसा नहीं हो सका, मैं रीबॉर्न होकर आई हूँ, मैं तुमसे कम कैसे हो सकती हूँ। जाओ यूएन। माहौल बदलने के लिए यान यान लूलिन की तरफ देखती है। नॉवेल्स की बात छोड़ो, हमारी ग्रेट ब्यूटी लूलिन को देखो, अभी तक एक शब्द नहीं बोला। कैसी हो लूलिन, थोड़ा भाव दो यार, बताओ जिनलिंग में पढ़ने क्यों आई। लूलिन कूल टोन में जवाब देती है, कोई खास वजह नहीं, एडजस्टमेंट कोटा से एडमिशन मिल गया। इतना कहकर वो सिगरेट जला लेती है। जाओ यूएन उसे देखकर सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लूलिन का वाइब इतना अलग होगा, पिछली लाइफ में मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। लूलिन स्मोक छोड़ते हुए पूछती है, मेरे स्मोकिंग से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसकी ये अदा देखकर रूममेट उस पर पूरी तरह फिदा हो जाता है। वो छेंघाव से बोलता है, ब्रदर तूने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ मैं लूलिन के प्यार में गिर चुका हूँ। छेंघाव का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो उठकर अनाउंस करता है, जेंटलमैन ये दावत यहीं खत्म नहीं हो सकती, नेक्स्ट स्टॉप है गोल्डन पैलेस के टीवी, और वहां का खर्चा भी ये यंग मास्टर ही उठाएगा। उसका वही दोस्त जो शुरू से मक्खन लगा रहा था तुरंत बोल पड़ता है, फॉस्टर फादर कितने जनरियस हैं। ये छोटा भाई अपने फॉस्टर फादर के कॉन्सर्ट में सबसे चमका हुआ लाइट बोर्ड बनने को तैयार है। दोनों फुल एनर्जी में थे। चेंघाओ जोश में चिल्लाता है, आज रात अगर मैंने माइक नहीं पकड़ा तो मैं इंसान नहीं। लड़के आगे आगे उछल रहे थे, उधर पीछे लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही थीं। अब बिल कौन भरेगा। सबसे पहले शेन्यू बोलती है, चेंघाओ ने डिनर करवा दिया है तो सिंगिंग का बिल मैं बाद में दे दूं क्या। सुकिंग तुरंत उसे समझाती है, अरे पगली यूयू तू अकेली क्यों देगी, हम चारों बिल स्प्लिट कर लेंगे, यही फेयर है। साइड से लूलिन भी हाँ में हाँ मिलाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी आनयान फुल कॉन्फिडेंस में फाइनल करती है, ठीक है तो आज हमारा S4 गर्ल ग्रुप उन्हें ट्रीट देगा, उन्हें भी दिखा देते हैं कि अमीर लड़कियों की दोस्ती कैसी होती है। थोड़ी देर बाद सब लोग गोल्डन पैलेस के टीवी पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, हेलो कितने लोग हैं, रिजर्वेशन है क्या। यानयान आगे आती है पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए, सुंदरी हम 8 लोग हैं, मीडियम रूम चलेगा और आज रात का बिल हमारा सिस्टरहुड भरेगा। इतना सुनकर चेंघाओ फिर हीरो बनने की कोशिश करता है, अरे जरूरत नहीं है, वैसे भी गाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, मैं पे कर दूंगा। यानयान उसे घूरते हुए तुरंत चुप करा देती है, बकवास बंद कर, हमने बोला है हम ट्रीट देंगे मतलब हम देंगे। वो दोनों अभी बिल को लेकर बहस ही कर रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट बीच में बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर जाओ कौन है जिन्होंने 10 मिनट पहले स्टारलाइट लग्जरी स्वीट बुक किया है। पेमेंट भी पहले ही हो चुकी है। ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। भीड़ में से जाओ यूएन आराम से हाथ उठाता है, हाँ वो मैं हूँ। चेंघाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत यूएन के गले पड़ जाता है, भाई तूने ये कब सेट किया, स्टारलाइट सीलिंग, मैं मान गया तुझे, आज से तू ही मेरा असली फॉस्टर फादर है। रिसेप्शनिस्ट सबको रूम की तरफ ले जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से इतनी तेज चमक आती है कि सबकी आंखें चौंधियां जाती हैं। रूम का नजारा देखकर चेंघाओ खुशी से पागल हो जाता है, भाई साहब ये तो अलग ही लेवल है, तूने तो सीधा स्वर्ग का दरबार यहाँ लगा दिया। यूएन हंसते हुए जवाब देता है, तूने हमें इतना महंगा डिनर खिलाया था, अगर मैं बदले में कुछ अच्छा अरेंज न करता तो उस सी फूड की बेइज्जती हो जाती ना। उधर रूम की लग्जरी देखकर यानयान खुद को रोक नहीं पाती। वो तुरंत फोन निकालकर फोटोज लेने लगती है। मिल गया आज का मसाला, टाइटल होगा शौक। हम गरीब बच्चे पहुंचे लग्जरी के टीवी में और पीछे का फिनेंसर निकला ये, व्यूज की बारिश होने वाली है। वो फोन लेकर सीधा यूएन के पीछे पड़ जाती है। बॉस कैमरा में देखकर एक स्माइल तो दे दो। दूसरी तरफ दोनों दोस्त अलग ही मूड में थे। एक दोस्त ग्लास उठाकर चेंघाओ से बोलता है, भाई पहले हमने ढंग से नहीं पी थी, चलो अब प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। चेंघाओ भी फुल एनर्जी में, सही बोला, आज रात बिना टल्ली हुए घर नहीं जाएंगे। तभी शेन्यू यूएन के पास आती है, थोड़ा गिल्ट में बोलती है, सॉरी यार आज हमने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, पहले डिनर और अब सिंगिंग का खर्चा। यूएन कूल अंदाज में जवाब देता है, सॉरी कैसी, खाने गाने के लिए बाहर आओ तो बिल मर्दों को ही भरना चाहिए। और मन में सोचता है यही असली एलिगेंस है। यूएन स्क्रीन पर सॉन्ग सर्च करते हुए पूछता है, बताओ कौन सा गाना ऐड करना है। शेन्यू तुरंत बोलती है, मेरे लिए रेड बीन लगा दो। यूएन कंफर्म करता है, फाइवेंग वाला, ग्रेट चॉइस, मुझे भी वो बहुत पसंद है। शेन्यू खुश हो जाती है, रियली ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। यूएन मुस्कुराकर बोलता है, अब तुम कह रही हो तो हाँ ऐसा ही लग रहा है। इन दोनों को इतना क्लोज होकर बात करते देख पीछे बैठी यानयान के दिमाग में घंटी बज जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हैं ये दोनों इतनी अच्छी चैटिंग कब से करने लगे। चेक करने के लिए वो चुपके से यूएन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। यूएन गाना ऐड करके बोलता है, ऐड कर दिया, किसी और को कुछ ऐड करवाना है। शेन्यू कहती है, मेरे लिए बस इतना ही, तुम बाकियों की हेल्प कर दो।
यूएन पीछे पलटा है, सीधा पीछे खड़ी यानयान से टकरा जाता है। यूएन बुरी तरह हड़बड़ा जाता है। उसे महसूस होता है कि वो किसी सॉफ्ट चीज से टकराया है। उसका दिमाग घूम जाता है। ये क्या था? ये फीलिंग कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो तुरंत पीछे हटकर सफाई देने लगता है। मैं फिर लेकिन यानयान शर्माने की बजाय उसके और पास आकर धीरे से पूछती है, कैसा लगा? सॉफ्ट था ना? उसी वक्त चेंघाओ माइक पकड़कर चिल्ला पड़ता है, अरे तुम दोनों वहां क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? मेरे लिए ओरिजिनल वोकल्स तो बंद करो। यूएन को जैसे भागने का बहाना मिल जाता है। हाँ हाँ, कर दिया बंद। वो फटाक से वहां से निकलकर सीधा सोफा पर आ बैठता है। बैठे ही गहरी सांस लेता है। बाल बाल बचा। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। बगल में बैठी सुकिंग उसे घूरते हुए बोलती है, तुम और यानयान अभी वहां क्या कर रहे थे? यूएन अनजान बनकर बोलता है, गाना सिलेक्ट कर रहे थे। और क्या? सुकिंग मुंह फुलाकर जेलस हो जाती है। सिर्फ गाना सिलेक्ट करने के लिए इतना चिपकना जरूरी था? वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है। यूएन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और चुपचाप अपनी ड्रिंक पीता रहता है। तभी यानयान वापस आती है और सीधे यूएन के बगल में बैठ जाती है। फोन दिखाते हुए बोलती है, अरे यूएन देखो, मैंने तुम्हारी कितनी हैंडसम फोटोज ली हैं। मेरी फ्रेंड तो बोल रही थी कि तुमसे मेरी सेटिंग करवा दूं। फोन दिखाते वक्त वो यूएन के कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है। यूएन की नजर सीधा उसके बड़े बड़े वाटरमेलन्स पर अटक जाती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, 18 साल की उम्र में रिबॉर्न होने का यही असर है। बॉडी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। ऐसे नजरों में कौन सा जवान लड़का नहीं पिघलेगा। वो खुद को कंट्रोल ही कर रहा था कि यानयान पूछ लेती है, तुम ऐसे अकेले उदास होकर क्यों पी रहे हो? यूएन तुरंत मौका पकड़ता है। ग्लास आगे बढ़ाकर स्टाइल में बोलता है, तो फिर चलो साथ में पीते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है शेन्यू की तरफ। रेड बीन का म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर जब ड्यूएट वर्जन लिखा आता है तो शेन्यू हैरान हो जाती है। अरे ये तो लड़का लड़की वाला ड्यूएट है। चेंघाओ तुरंत बोल पड़ता है, रुको मैं वर्जन चेंज कर देता हूँ। लेकिन उसका दोस्त उसे रोक लेता है, अरे रहने दे, ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगता है। शेन्यू थोड़ी हेजिटेंट होकर बोलती है, नहीं शायद चेंज कर देना चाहिए। वो मना ही कर रही थी कि उसी वक्त जाओ यूएन वहां आ जाता है। वो शेन्यू को देखकर कहता है, चेंज क्यों करना, चलो साथ में गाते हैं। शेन्यू थोड़ी देर रुकती है, फिर मान जाती है। दोनों माइक पकड़ लेते हैं। जैसे ही यूएन गाना शुरू करता है, शेन्यू उसकी आवाज सुनकर दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, वाह इसकी आवाज तो कमाल की है, एकदम मैग्नेटिक। फिर शेन्यू भी गाना शुरू करती है। दोनों साथ साथ गाते हुए धीरे धीरे करीब आ जाते हैं। यह देखकर चेंघाओ उछल उछल कर चिल्लाने लगता है, ओहो टैलेंटेड लड़का और सुंदर लड़की, सीधा कपल बना लो। पीछे से उसका दोस्त भी शुरू हो जाता है, केस केस। स्क्रीन पर रिजल्ट आता है 97 पॉइंट्स। इतना देखते ही शेन्यू शर्म से पानी पानी हो जाती है। लेकिन यूएन तुरंत संभाल लेता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, हम वैसा कुछ नहीं करते। माहौल ठंडा न पड़े इसलिए लुलिन अगला माइक उठा लेती है। वो गाते हुए बोलती है, वाइब रुकनी नहीं चाहिए, म्यूजिक चलने दो, बस नाचते रहो। यानयान तो पूरी फैन गर्ल बन जाती है। लुलिन यू आर सो कूल, आई लव यू। चिंघाओ भी खुश हो जाता है, वाह कैंटोनीज सॉन्ग, मजा आ गया। उधर शेन्यू यूएन को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये लड़का सच में हर चीज में एक्सेलेंट है। अब समझ आया सुकिंग इसके पीछे क्यों पड़ी थी। दूर बैठी सुकिंग यह सब देख रही थी। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। हद है, मधुमक्खियां और तितलियां सब इसी के पीछे मंडरा रही हैं। करीब 3 घंटे बीत चुके थे। सबकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। चेंघाओ सोफा पर फैल जाता है, बाय अब और नहीं गाया जाएगा। दोस्त फोन देखता है और चौंक कर बोलता है, भाई साहब 11 बजे बज गए हैं, बहुत लेट हो गया। युवन खड़ा हुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो ठीक है, आज का सिंगिंग करियर यहीं खत्म करते हैं, अब चलते हैं दोस्तों। इसके बाद सब लोग साथ साथ बाहर निकल गए। बाहर आते समय शन्यू ने हंसते हुए कहा, युवन सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा गाते हो। युवन ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी बुरी नहीं थी। और ओल्ड चांग या बाकी लोगों की बातों को सीरियसली मत लेना, मैं पहले बिल पे करके आता हूं। शन्यू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। जैसे ही युवन ने पेमेंट करने के लिए अपना मोटा सा वॉलेट निकाला, छाघऊ की आंखें फैल गईं। वह जोर से बोला, ओए भाई तुम्हारा ये वॉलेट क्या डोरेमोन की 4 डायमेंशनल पॉकेट है? पैसों की मोटी गड्डी देकर उसने मजाक में पूछा, सच सच बता, किसी अमीर फैमिली का वारिस तो नहीं जो यहाँ आम जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने आया है? युवन ने तुरंत सफाई दी, अरे नहीं, ये सब कल के बिजनेस हॉल के लिए रखा पैसा है। बिल भरते ही मैं फिर गरीबी लाइन के नीचे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद उसने बिल पे कर दिया। तभी सुकिंग ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, युवन क्या तुम सच में अब नॉवेल्स नहीं लिखोगे? युवन ने बिना सोचे साफ जवाब दिया, नोवेल वो तो कुत्ता भी ना लिखे, मुझे बिजनेसमैन बनना है, कंपनी खोलनी है और अपना एम्पायर खड़ा करना है। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, सच कहूं सुकिंग, अगर तुम मेरे पीछे रोमांस को लेकर ना पड़ी होती तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे। सुकिंग ने उसे घूरते हुए कहा, अब समझ आया, तुम सच में बहुत ड्रामेबाज हो। युवन बोला, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर सुकिंग मुस्कुरा रही थी। उसके मन में चल रहा था, तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना अभी भी नहीं भूले, लेकिन इस नई जिंदगी में मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मेरी तरफ देखो। चाहे तुम किसी भी स्पेस टाइम से आए हो, आखिर में तुम मेरे ही रहोगे। अचानक सुकिंग आगे बढ़ी और युवन के गाल पर किस कर दिया। ये देखकर युवन बुरी तरह हड़बड़ा गया। पीछे हटे हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? हमने तो तय किया था कि हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स रहेंगे, लड़कियों की बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए।
सुकिंग हंसते हुए बोली, अरे ये तो फ्यूचर बिजनेस टाइकून के लिए एक छोटा सा एनकरेजमेंट था, चलो मिलकर मेहनत करेंगे। सीन बदलता है, अब जगह है फीमेल डोमेट्री A9, रूम 503। यहाँ यानयान और सुकिंग साथ में डोम रूम में प्रवेश करती हैं। अंदर आते ही यानयान पूछती है, लुलिन, ली चांग ने तुमसे तुम्हारा वीचैट मांगा था ना, तुमने सच में दे दिया? कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं? लुलिन बिल्कुल कूल अंदाज में जवाब देती है, बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए दे दिया ताकि थोड़ा सुकून मिले और वो बार बार परेशान ना करे। यानयान हंसते हुए चिढ़ाती है, लेकिन जिस तरह वो तुम्हें देखता है वो बिल्कुल इनोसेंट तो नहीं लगता। ये सुनकर लुलिन बोर हो जाती है और बाथरूम की तरफ जाते हुए कहती है, बोरिंग, अब और बात नहीं करनी, मैं शावर लेने जा रही हूँ। सीन बदलता है बाथरूम के अंदर, जहां लुलिन शावर ले रही थी। तभी अचानक यानयान मस्ती करते हुए अंदर घुस आती है। वो चारों तरफ देखते हुए बोलती है, नई डोमेट्री बिल्डिंग का यही फायदा है, अपना बाथरूम है, अब पब्लिक बाथ हाउस में धक्के नहीं खाने पड़ते। फिर वो लुलिन के पास आकर शरारती अंदाज में बोली, लिन लिन लिन, चलो साथ में नहाते हैं। लुलिन उसे अचानक देकर हड़बड़ा जाती है, ए यानयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यानयान उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर मजाक उड़ाती है, वाह तुम तो काफी मिनी हो। यह सुनते ही लुलिन शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है। वह यानयान को धक्का देकर बाहर निकालते हुए चिल्लाती है, भागो यहाँ से। कुछ देर बाद लुलिन आराम से नहाकर टॉवल लपेटे बाहर आती है। यानयान उसे देखते ही बोलती है, आ गई? तुम्हारा फोन कब से नॉनस्टॉप बज रहा है, पक्का लीचांग ही होगा। लुलिन फोन चेक करती है। स्क्रीन पर लीचांग के कई मैसेज पड़े थे। डोम पहुंच गई? क्या कर रही हो? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? यानयान स्क्रीन देकर बोली, देखा, सच में वही है। ये पहले शन्यू के पीछे पड़ा था, गलती से भी इसे पसंद मत कर लेना, इससे तो बेहतर है कि तुम युवन को पसंद कर लो। युवन का नाम सुनते ही लुलिन थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। वह पूछती है, तुम उसे अच्छे से जानती हो? स्कूल शुरू होते ही उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? यानयान मुस्कुराकर चिढ़ाती है, इंटरेस्टेड हो क्या? लेकिन सुकिंग भी उसे पसंद करती है। लुलिन कंधे उचकाकर बोलती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन यानयान पूरी तरह एक्साइटेड हो चुकी थी। उसने सिर्फ कैंपस कार्ड्स हैंडल करके 300 कमा लिए और वो जनरल एजेंट भी है। मुझे लगता है कम से कम 1.5 लाख यानी 1,50,000 तो कमा ही चुका होगा। लुलिन सोच में पड़ जाती है, ऐसा है क्या? यानयान फिर बोलती है, समझ नहीं आता उसका दिमाग कैसे चलता है, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है? तभी पीछे से शन्यू आती है और पूछती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यानयान हंसते हुए बोली, हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉयफ्रेंड बनने के लिए कौन सूटेबल है। शन्यू थोड़ा चौंक जाती है, फिर हल्की शर्म के साथ बोली, मुझे तो लगता है युवन काफी सूटेबल है। यानयान तुरंत बोली, मुझे भी यही लगता है। महीने की 400 पॉकेट मनी होना भी खुशी की बात है। लेकिन अचानक उसे कुछ शक हुआ। उसने शन्यू की तरफ देखते हुए पूछा, रुको, कहीं तुम्हें भी युवन पसंद तो नहीं? फिर हंसते हुए बोली, तो क्यों ना उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना दे? शन्यू घबरा गई, अरे बकवास मत करो। तभी सुकिंग अंदर आती है और गंभीर आवाज में पूछती है, तुम लोग क्या कह रहे थे? शन्यू जल्दी से बोली, कुछ नहीं। लेकिन सुकिंग शक भरी नजर से देखती है। शन्यू बहाना बनाती है, मैं पहले रेस्टरूम जा रही हूँ। सुकिंग उसे रोकर सीधे बोलती है, मैंने सुना तुमने कहा कि युवन बॉयफ्रेंड बनने के लिए सूटेबल है। अब शन्यू झूठ नहीं बोल पाती। वह शर्माते हुए कहती है, लगता है मैं भी उसके लिए फील करने लगी हूँ। फिर सुकिंग की आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है तुम्हें भी वो पसंद है, तो क्यों ना हम फेयरली कम्पीट करें। आखिर में युवन जिसे चुनेगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सुकिंग गंभीर आवाज में बोली, युवन तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। ये सुनकर शन्यू जिद में बोली, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। सुकिंग बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, सिर्फ एक गाने की दोस्ती से युवन जैसा लड़का प्यार में नहीं पड़ेगा। रात हो जाती है और डोम की लाइट्स बंद हो जाती हैं। कमरे में अंधेरा छा जाता है, लेकिन यानयान की बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वह अचानक बोल उठती है, इतनी शांति क्यों है? कहीं तुम सब युवन से चैटिंग तो नहीं कर रही? फिर वह नई खबर सुनाती है, वैसे बताऊं, आज जब हम गाना गा रहे थे तो युवन ने मेरी चेस्ट टच की थी। सुकिंग, जो सोने की कोशिश कर रही थी, चिढ़कर बोली, बस भी करो अब, आर यू डन येट? लेकिन शन्यू तुरंत बोल उठी, मैं नहीं मानती, वो एक जेंटलमैन है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। यानयान अकड़कर बोली, मानो या ना मानो, देखना मैं उसे तुम सबसे छीन लूंगी। फिर अपना फोन देखते हुए बोर होकर बोली, ये लड़के भी ना अपनी ओपनिंग लाइंस क्यों नहीं बदलते, हर बार यू देयर, कितना बोरिंग है यार। इधर शन्यू चुके से युवन को मैसेज भेजती है। वह एक गाना शेयर करती है और लिखती है, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, ये गाना भी बहुत अच्छा है। मैसेज भेजते ही शन्यू घबरा जाती है। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगती है, गई भैंस पानी में, मुझे ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। कहीं युवन मुझे चिकू तो नहीं समझेगा। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो तभी उसका फोन बचा है। युवन का रिप्लाई आता है तो फिर कभी साथ में KTV चलने का टाइम है। ये पढ़ते ही शन्यू की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। क्या अब सच में वो मेरे साथ KTV जाना चाहता है? क्या वो भी मुझे थोड़ा लाइक करता है? वह तुरंत लिखती है, सिर्फ हम दोनों। उधर से जवाब आता है, क्यों, अलाउड नहीं है क्या? शन्यू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह टाइप करती है, जा सकते हैं। सीन बदलता है। अब लुलिन पर फोकस होता है, जो अभी तक जाग रही थी। वह चुके से चेंगहाउ को मैसेज करती है, सो गए क्या? चेंगहाउ जवाब देता है, अभी नहीं, क्या हुआ? लुलिन सीधे मुद्दे पर आती है, क्या तुम मुझे युवन का QQ नंबर भेज सकते हो? चेंगहाउ कंफ्यूज होकर एक क्वेश्चन मार्क भेजता है। लुलिन लिखती है, मुझे उससे थोड़ा काम है। चेंगहाउ ज्यादा सवाल किए बिना युवन का कांटेक्ट भेज देता है। सीन बदलता है मेल डोमेट्री में। युवन अपनी कुर्सी पर स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स कर रहा था। लैपटॉप स्क्रीन देकर मन ही मन खुश हो रहा था। पिछली जिंदगी की ये गॉड टियर बुक सच में कमाल कर रही है।
सिर्फ एक हफ्ते में नई बुक रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गई। वह आगे सोचता है, बस एक बार ये बुक फेमस हो जाए, फिर आराम से लेटकर पैसे गिनूंगा। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर न्यू फ्रेंड नोटिफिकेशन आता है। वह हैरान होकर सोचता है, आज हो क्या रहा है? सब मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या दूसरी जिंदगी जीने के बाद मेरा चार्म वैल्यू बढ़ गया है? वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उधर से मैसेज आता है, वहां हो? युवन जवाब देता है, हाँ हाँ हाँ। लूलिन बिना समय गंवाए लिखती है, क्या तुम मुझे 2000 युवान उधार दे सकते हो? और तुरंत अगला मैसेज आता है, अगर तुम मुझे 2000 युवान उधार दोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। साथ में वह अपनी फोटो भी भेज देती है। फोटो देखते ही युवन को इतना झटका लगता है कि वह जो कॉफी पी रहा था वह मुंह से फुहार की तरह बाहर निकल जाती है। वह शौक में फोन को घूरता है, लेकिन पिघलता नहीं बल्कि शक करता है। मन ही मन बोलता है, जब चीजें जरूरत से ज्यादा अजीब हों तो जरूर दाल में कुछ काला होता है। पैसे उधार लेने के बहाने मेरे साथ सोना चाहती है, सपने देखो। अब कहानी अगले दिन सुबह 7 बजे की है। बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से ग्राउंड में पसीना बहा रहे थे। 1112 की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन हमारा हीरो युवन इस शोरगुल से दूर कैंटीन में मजे से बैठा चिकन खा रहा था और अपने पैसे का हिसाब लगा रहा था। वह मन ही मन गिनता है, कार्ड सेल से 60,000, मंथली शेयर से 50,000 और ऊपर से नॉवेल की इनकम अलग। इस हिसाब से तो अक्टूबर तक आराम से एक ऑन्डी खरीद सका हूं। ये सोचकर उसके चेहरे पर संतोष वाली स्माइल आ जाती है। रियली नाइस। लेकिन उसकी शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक कोई उसके KFC बकेट से एक फ्राई उठा लेता है और साथ में आवाज आती है, लगता है कुछ लोग बीमारी का बहाना बनाने में काफी स्किल्ड हैं। युवन चौंकर देखता है। सामने यानयान खड़ी थी। वह हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कब आई? कहीं मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आई? यानयान चिढ़ते हुए बोली, छी, इस कमबैक का पीछा कौन करेगा? और वह आराम से फ्राई खाने लगी है। फिर मजे लेते हुए बोली, जो भी देख रहा है उसके साथ शेयर करो, नहीं तो मैं अभी इंस्ट्रक्टर को बुला लूंगी। युवन घबरा गया, ये तो सीधा एक्सटॉर्शन है। यानयान हाथ आगे बढ़ाकर झुकते हुए बोली, चुपचाप इधर दो। दोनों में छीना झपटी शुरू हो जाती है। युवन चिल्लाया, तुम मेरे पैर पर चढ़ रही हो? लेकिन यानयान बेपरवाह बोली, फ्राई मेरे, फ्राइड चिकन तुम्हारा। और फिर मजे से खाना शुरू कर देती है। जब युवन उसे घूरता है तो वह बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? हशमनी नहीं जानते क्या? अब युवन समझ गया कि सब पहले से प्लान था। तभी यानयान ने अगली धमकी दी, अगली बार डबल लेकर आना, नहीं तो मैं सुकिंग को बता दूंगी कि तुमने मेरी चेस्ट टच की थी। युवन शौक में, मैंने कब टच किया? यानयान शैतानी मुस्कान के साथ बोली, अगर मैंने कह दिया तो मतलब तुमने किया। वैसे भी तुम एक नंबर के स्कम डैग हो। एक तरफ सुकिंग, दूसरी तरफ शन्यू, ऊपर से लूलिन भी। युवन तुरंत बोला, बकवास मत करो, लूलिन के साथ कुछ नहीं है और सुकिंग शन्यू बस फ्रेंड्स हैं। यानयान बोली, मैं नहीं मानती। फिर उसकी आंखों में चमक आई, ओ समझ गई, तुम पूरी डोम को अपने जाल में फंसाना चाहते हो। फिर ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी इस छोटी बॉडी से सब हैंडल हो पाएगा? युवन बोला, उल्टा सीधा मत सोचो, लूलिन बस पैसे उधार लेती है, मुझे उसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। और लीचांग उसके पीछे पड़ा है तो मैं बीच में क्यों आऊं? यानयान बोली, मुंह में आया निवाला छोड़ रहे हो तुम। युवन बोला, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, मुझे तो लीचांग के लिए बुरा लगता है, बेचारा कोशिश कर रहा है। यानयान हंस पड़ी, हो सकता है उसे इसी में मजा आता हो। फिर बोली, वैसे आज रात मुझे रोस्टेड विंग्स खाने हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो ज्यादा खाना ले आना। युवन सिर पकड़ लेता है, ये तो लॉन्ग टर्म ब्लैकमेल हो गया। यानयान बोली, चिंता मत करो, आज रात ये यंग लेडी तुम्हें पीट देगी। अब खुश? जब बिल आया, युवन की आंखें फैल गईं। 200 युवान, तुम अकेले इतना खाओगी? यानयान बोली, जो बचेगा डोम सिस्टर्स को खिलाऊंगी, तुम्हें क्या? युवन बोला, वाह बड़ी जनरस हो। यानयान मुस्कुराई, हम सब सिस्टर्स हैं, आज रात इंतजार करना। युवन उसे देखते हुए मन में सोचता है, वैसे ये लड़की काफी क्यूट है। सीन अब गर्ल्स डोम में शिफ्ट होता है। रात हो चुकी थी और यानयान फ्राइड चिकन और बर्गर्स लेकर कमरे में पहुंचती है। अंदर घुसते ही वह खुशी से बोली, बहनों देखो मैं क्या लाई हूं। तीनों लड़कियां उत्साह से बोली, वाओ, फ्राइड चिकन और बर्गर्स, ये सब कहां से मिला? यानयान ने तुरंत होंठों पर उंगली रखकर कहा, आवाज नीचे। ये सब युवन ने चुपके से अंदर भेजा है, अगर पकड़ी गई तो मैं गई काम से। सुकिंग ने शक से पूछा, तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए? यानयान तुरंत बात संभालते हुए बोली, अरे ये सब हमारी डोम की सबसे खूबसूरत लड़की की रिस्पेक्ट में किया गया है। यह सुनते ही सुकिंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल और गर्व आ गया, तो फिर ये मेरी रिस्पेक्ट में ही होगा? यानयान तुरंत बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रेट ब्यूटी सुकिंग का ही कमाल है, अब जल्दी खाओ। लेकिन बाहर किसी को फ्राइड चिकन की खुशबू आ गई। बाहर से आवाज आई, इतनी जल्दी क्या फ्राइड चिकन? इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? मैं अभी रिपोर्ट करती हूँ। उधर दूसरी तरफ बॉयज डोम में लड़के बचे हुए बर्गर्स पर टूट पड़े थे। चिंगहाउ शिकायत करता है, ओल्ड जाओ, ये बहुत अनफेयर है, चुपके से यानयान के लिए बर्गर्स खरीद रहे हो। एक और लड़का बोला, अरे भाई, इसकी सुकिंग के साथ सेटिंग बनानी है, इसलिए पूरे डोम को ट्रीट दे रहा है, जल्दी खाओ वरना खुशबू फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। युवन उदासी से बोला, हमारे हिस्से में तो 1/3 भी नहीं आया, वो यानयान हमारे बारे में सोचती भी नहीं। तभी एक दोस्त भागते हुए आया, युवन बैड न्यूज, यानयान की डोम रिपोर्ट हो गई, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सजा दी है, अभी सब बाहर खड़े हैं। युवन चिल्लाया, क्या? और तुरंत दोस्तों से बोला, चलो जल्दी। सब भागते हुए वहां पहुंचे। माहौल काफी गर्म था। इंस्ट्रक्टर गुस्से से चिल्ला रहा था, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये सब सामान अंदर कैसे आया? सच सच बताओ। सब लड़कियां डरी हुई थीं। तभी यानयान आगे बढ़ी और बोली, ये सब मैं लाई थी, जो सजा देनी है मुझे दीजिए, बाकी किसी की गलती नहीं। इंस्ट्रक्टर ने फिर सुकिंग की तरफ देखा। उसी वक्त भीड़ से आवाज आई, रिपोर्ट।
सबकी नजरें मुड़ी। युवन आगे आ चुका था। वह बोला, ये सारा सामान मैंने अंदर पहुंचाया था। सब हैरान रह गए। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, ये क्या तुमने? युवन ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैंने ही किया। इंस्ट्रक्टर ने सख्ती से पूछा, क्यों? तभी युवन ने बम गिराया। लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि उनकी डोम में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। चारों लड़कियों यानयान, सुकिंग, लूलिन और शन्यू की धड़कनें तेज हो गईं। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, कौन है वो? सुकिंग मन ही मन खुश होकर सोच रही थी, पक्का मैं ही हूं। लेकिन युवन ने उंगली उठाई और बोला, वो है। उंगली सीधे यानयान की तरफ थी। यानयान खुद चौंक गई। मैं? इंस्ट्रक्टर ने पूछा, सच है? यानयान ने तुरंत खेल समझ लिया और बोली, इसमें झूठ क्या है? मुझे कुछ छटपटा खाने का मन था तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मंगवा लिया। भीड़ में खड़ा छिंगहाऊ सिर पकड़कर सोचने लगा, डैम इट, ये मौका मैं क्यों छोड़ गया? तभी इंस्ट्रक्टर बोला, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग चलो, बाकी सब जा सकते हैं। फिर गुस्से से बोला, तुम्हें अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या होगा? सजा से बच नहीं पाओगे। जो युवेन पूरी तरह शांत था, उसने बिना डरे साफ जवाब दिया, अंजाम जो भी होगा वही होगा ना। अगर कोर्स फेल भी हुए तो ठीक है, अगर गलती हमारी है तो जो भी पनिशमेंट देंगे हमें मंजूर है। फिर उसने यानयान की तरफ इशारा करते हुए उसे चिढ़ाया, वैसे भी शुरुआत तो इसी ने की थी, थोड़ा सबक तो बनता है। यह सुनते ही यानयान गुस्से से लाल हो गई। पीछे खड़ी शेणु घबराकर बोली, उन्हें कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं हो जाएगी ना? सुकिंग ने तुरंत फोन निकाला, रुको मैं काउंसलर से बात करती हूँ, शायद कुछ मदद हो जाए। सीन कट होता है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस में। इंस्ट्रक्टर तान डायरेक्टर से शिकायत करते हुए बोले, ये लोग मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चोरी छिपे स्नैक्स ला रहे हैं और डिसिप्लिन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डायरेक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर हामी भरी, आप सही कह रहे हैं, सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने मन ही मन जो युवन की तरफ देखा और सोचा, जल्दी करो भाई, कब से इंतजार कर रहा हूं। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्टर को खुश करते हुए कहा, इंस्ट्रक्टर तान, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अब आप जाकर आराम कीजिए, आगे मैं देख लूंगा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर बाहर गए, डायरेक्टर का पूरा अंदाज बदल गया। वो मुस्कुराकर बोले, तो गर्लफ्रेंड? जो युवन ने ड्रामा करते हुए सिर हिला दिया। डायरेक्टर ने यानयान की तरफ देखा, और ये बॉयफ्रेंड? यानयान शर्माते हुए मुस्कुरा दी। डायरेक्टर खुश होकर बोले, अच्छी जोड़ी है। यानयान ने हंसते हुए कहा, थैंक यू डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर थोड़ा गंभीर बने, वैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में खाना छुपाकर लाना अलाउड नहीं है, ये तो जानते हो ना, लेकिन पहली गलती है, इसलिए कोई बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लूंगा। बस तुम दोनों को 2000 वर्ड्स का सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसे लिखकर देना होगा। जो युवैन ने राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको देखते ही समझ आ गया था। लेकिन यानयान परेशान हो गई। 2000 वर्ड्स? मुझसे तो 800 वर्ड्स भी मुश्किल से लिखे जाते हैं। वह तुरंत जो युवैन से मिन्नतें करने लगी, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। जो युवैन ने साफ मना कर दिया, सपने देखना बंद करो, पूरे 4000 वर्ड्स तुम ही लिखोगी, अपने भी और मेरे भी। यानयान और ड्रामा करते हुए बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या पत्थर? अब डायरेक्टर दोनों का रोमांस देखकर तंग आ गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालते हुए कहा, तुम लोग मुझे हवा समझ रहे हो क्या? मेरे सामने पीडीए शुरू कर दिया। शो ऑफ करना है तो बाहर जाओ। फिर उन्होंने टिप भी दी, अगर इंस्ट्रक्टर पूछे तो बोल देना मैंने तुम्हें मेजर डिमेरिट दे दिया। यानयान खुशी से बोली, डायरेक्टर आप तो देवता हो। जो युवेन बस मुस्कुरा दिया। दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। यानयान रुकर पूछती है, अगर तुम मेरा दोष अपने ऊपर लेते तो सजा तुम्हें मिलती, फिर ऐसा क्यों किया? जो युवेन ने लापरवाही से जवाब दिया, तो क्या हुआ, इतनी छोटी बात पर बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलती। तभी यानयान उसे रोकर पूछती है, जो युवेन? वह पीछे मुड़ता है, क्या? यानयान की आंखों में चमक थी। उसने सीधे पूछ लिया, क्या तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? जो युवेन हैरान रह गया। बस एक शब्द निकला, हाँ। लेकिन यानयान रुकी नहीं। उसने उसकी टी शर्ट पकड़ी और अचानक उसे किस कर दिया। फिर शर्माते हुए बोली, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं, मैं खुद डॉर्म चली जाऊंगी। जो युवेन कुछ बोल पाता उससे पहले वो पलटी और फ्लाइंग किस देकर बोली, ये तुम्हारी पेमेंट है मेरे लिए स्टैंड लेने की। जो युवेन वहीं खड़ा रह गया और यानयान भाग गई। अगले दिन शाम को दिन भर की थका देने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होते ही जो युवेन के पास यानयान का कॉल आता है। यानयान शिकायत भरे अंदाज में बोलती है, हे जो युवेन, तुम आज इन्फर्मरी क्यों नहीं आए? क्या जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हो? तुमने मुझे टच किया, किस किया और अब जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हो? जो युवेन शांत स्वर में जवाब देता है, बोरिंग बातें मत करो, मैं अभी बाहर हूं, फोन रख रहा हूं। लेकिन यानयान जल्दी से बोल उठती है, रुको, आते वक्त मेरे लिए कोक लाना मत भूलना। और हाँ, आई मिस यू, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। जो युवेन बिना कुछ बोले फोन काट देता है। फोन रखते ही यानयान देखती है कि सुकिंग वहीं खड़ी उसे घूर रही है। यानयान हकलाई, किंग किंग तुम यहाँ कब आई? सुकिंग ताना मारती है, जब से तुम फोन पर चिपकी हुई थी तब से। फिर वह मन ही मन सोचती है, इस दुनिया को क्या हो गया है? पहले शंजू को जो युवेन पसंद आने लगा, अब यानयान भी उसके पीछे है। आखिर उसमें ऐसा क्या है? फिर वह यानयान से कहती है, जो युवेन तुम्हें पसंद नहीं करेगा, बेहतर होगा। लेकिन यानयान तुरंत पलटकर बोलती है, मतलब तुम लोग उसे पसंद कर सकती हो पर मैं नहीं? हो सकता है उसे मेरी जैसी टाइप पसंद हो। उसी समय शैन्यू भी वहां आ जाती है। यानयान सबके सामने ऐलान कर देती है, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, आज से मैं भी जो युवेन के लिए तुम दोनों से कम्पीट करूंगी। शैन्यू हैरानी से पूछती है, तुम मजाक कर रही हो ना? उसी वक्त यानयान का फोन बजता है। हेलो, क्या तुम नीचे हो? ओके, मैं आ रही हूँ।
वह खुशी से उछलती है। मैं नीचे जा रही हूँ, जो युवेन मेरे लिए कोक लाया है। और सुकिंग के मन में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या जो युवेन सच में उसे पसंद करता है। नीचे पहुंचकर यानयान कोक लेती है, लेकिन जो युवेन कैजुअली बोलता है, 3 युआन ट्रांसफर करना मत भूलना। यानयान नखरे से बोलती है, ओ माय गॉड, तुम इतने अच्छे क्यों हो। फिर वह नोटिस करती है कि ऊपर से सुकिंग और शेन्यू ये सीन देख रही हैं। ये देखकर यानयान अचानक जो युवेन का हाथ पकड़ लेती है। जो युवेन असहज होकर पूछता है, ये क्या कर रही हो। यानयान हंसकर बोलती है, बस तुम्हें हक करने का मन किया। फिर पूछती है, अभी क्या कर रहे हो, कहीं बैठते हैं। जो युवेन मना कर देता है, नहीं, मुझे किसी से मिलना है। यानयान पूछती है, लड़का या लड़की। जो युवेन इशारा करता है, देखो वो आ गई। यानयान मुड़कर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। सामने लूलिन खड़ी थी। यानयान शॉक्ड होकर बस बोल पाती है, लूलिन, रात का सन्नाटा है, गर्ल्स डॉर्मेट्री के पास जंगल में अंधेरा फैला है। वहीं जो युवेन और लूलिन मिलते हैं। जो युवेन जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है, तुमने कहा था ना तुम्हें पैसों की जरूरत है, ये लो 2000, इसे लोन समझो, बाद में लौटा देना। लूलिन पैसे लेकर धीरे से बोलती है, थैंक यू। फिर सीधे कहती है, जैसा पहले कहा था, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर कभी बोर हो जाओ तो मेरे पास आ सकते हो। मेरा फर्स्ट टाइम अभी भी बाकी है। लेकिन जो युवेन बिल्कुल ठंडा रहता है, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं, बस पैसे वापस कर देना। लूलिन हामी भरती है। जाते जाते जो युवेन पूछता है, ली चियांग भी तुम्हें पैसे देना चाहता था ना। लूलिन कहती है, हाँ, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे तुम पसंद हो। यह सुनकर जो युवेन मन ही मन झल्लाता है, फिर से मुझे स्केपगोट बना दिया। लूलिन कूल अंदाज में बोलती है, वैसे भी मैं किसी भी लड़के के साथ नहीं रह सकती, और चली जाती है। कुछ समय बाद सीन मिलिट्री ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की तरफ शिफ्ट होता है। ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी थी और सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स मूड में थे। चांग हाउ जो युवेन के कंधे पर हाथ रखकर मजाक में पूछता है, ओए ओल्ड जाओ, अब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब तो बता दे किसे पसंद करता है। जो युवेन उसे टालते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, सब बस फ्रेंड्स हैं। चांग हाउ चिढ़ाते हुए बोलने ही वाला था, ओ फ्रेंड्स हाँ, कि तभी पीछे से 2 दोस्त आते हैं और अचानक उसे पकड़ लेते हैं। चांग हाउ चिल्लाता है, ओए क्या कर रहे हो तुम लोग। दोनों उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं। चलो चलो उधर ले चलते हैं इसे। वह छटपटाता है, कमीने, नीचे उतारो मुझे, और वो सब मिलकर चिल्लाते हुए उसे उठा ले जाते हैं। उसी समय स्टेज पर एंकर की आवाज गूंजती है, और अब बारी है अगली परफॉर्मेंस की। डांस ट्रबल मेकर। ऑडियंस में शोर मच जाता है, म्यूजिक बजता है और स्पॉटलाइट स्टेज पर गिरती है, यानयान और लूलिन पर। दोनों का अंदाज इतना कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस था कि पूरी भीड़ पागल हो उठती है। भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, भाई ये किस क्लास की लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत हैं। डांस शुरू होता है और पूरा स्टेडियम चिल्लाने लगता है, गॉडेस। दोनों की डांस इतनी परफेक्ट थी कि कुछ लोग बोल पड़ते हैं, इतनी सुंदर हैं दोनों, इन्हें तो आपस में ही सेट हो जाना चाहिए। क्राउड वंस मोर चिल्लाता रहता है। परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज का सीन आता है। यानयान और लूलिन अभी भी अपने कॉस्ट्यूम में थीं। एक लड़का पास आकर कहता है, गॉडेस, कांटेक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेते हैं। यानयान बिना भाव दिए बोलती है, सॉरी, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। फिर वह लूलिन से पूछती है, अभी तो तुम्हें बहुत लोगों ने फ्लावर्स भेजे थे ना। लूलिन ठंडे अंदाज में जवाब देती है, इन सब का क्या फायदा, बेकार चीजें हैं। फिर वह बोलती है, मैं डॉर्म जा रही हूँ कपड़े बदलने, यहाँ ठंड लग रही है। दूसरी तरफ जो युवेन चुपचाप शिन यूनन के साथ बैठा बात कर रहा था, वह पूछती है, क्या तुम तैयार हो। जो युवेन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, बिल्कुल। उसी समय यानयान उन्हें देख लेती है। वह मन ही मन सोचती है, मैंने इतना अच्छा डांस किया और इसने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। वह उनके पास आकर पूछती है, तुम लोग इतनी खुशी से क्या बात कर रहे थे। शिन यूनन तुरंत बोलती है, नहीं कुछ नहीं। जो युवेन पूछता है, तुम यहाँ अचानक क्यों आई। यानयान अभी भी शक भरी नजरों से देख रही थी, सच में कुछ नहीं। शिन यूनन जवाब देती है, नहीं कुछ भी नहीं। सीन फ्लैशबैक में जाता है। 1 हफ्ता पहले बॉयज डॉर्म के नीचे शिन यूनन शर्माते हुए जो युवेन को कुकीज का पैकेट देती है, ये मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए। जो युवेन प्रभावित होकर बोलता है, नॉर्मल नहीं, अच्छी हैं, थैंक्स। फिर वह हिम्मत करके कहती है, क्या तुम गाला में मेरे साथ गाना गाओगे। जो युवेन मुस्कुराकर कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने प्यार से गिफ्ट दिया है, मना कैसे करूं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यानयान बैठकर पूछती है, तुमने मेरा डांस देखा। जो युवेन कैजुअली बोलता है, हाँ अच्छा था, अगर स्पेसिफिक बोलूं तो तुम डांस करते वक्त काफी वाइट लग रही थी। यह सुनते ही यानयान जोर से हंस पड़ती है। जो युवेन बात खत्म करने के लिए शिन यूनन से कहता है, तुम जाकर पहले तैयारी कर लो। वह ओके कहकर चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, यानयान का टोन बदल जाता है। वह पास आकर धीरे से पूछती है, अब सच सच बताओ, तुम्हें मेरा डांस पसंद आया। जो युवेन सीधे बोलता है, हाँ पसंद आया। यानयान की आंखों में शरारत आ जाती है, तो कुछ अलग देखना चाहोगे। जो युवेन पूछता है, कैसा अलग। यानयान फोन निकालकर वीडियो दिखाती है जिसमें वह और लूलिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो युवेन बोलता है, ये तो अभी स्टेज पर देखा। यानयान तुरंत बोलती है, और शोर मत करो, ये वाला पार्ट स्टेज पर नहीं किया था, ये सिर्फ तुम्हारे लिए था। वीडियो में उसके मूव्स काफी बोल्ड होते हैं। वह मन ही मन सोचती है, देखो मैं कितनी सेक्सी हूं। लेकिन जो युवेन का ध्यान लूलिन पर था। वह सोच रहा था, लूलिन का कंट्रास्ट अलग है, आखिर उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। वीडियो खत्म होता है। यानयान छिड़कर बोलती है, तुम तो सीरियस होकर देख भी नहीं रहे थे। फिर कहती है, मैंने इस डांस की कितनी प्रैक्टिस की थी, मैं इसे स्टेज पर करना चाहती थी, पर सोचा सिर्फ उसी को दिखाऊं जिसे मैं पसंद करती हूँ।
जो यूएन हंसकर बोलता है, अरे ठीक से नहीं देखा, फिर से दिखाओ। यानयान तुरंत समझ जाती है, मुझे पता था चेहरा शरीफ है पर असल में तुम बिल्कुल शरीफ नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड के किनारे। चंगहाऊ और उसके दोस्त वहां से गुजर रहे थे। चंगहाऊ अभी भी दर्द से कराह रहा था और अपने दोस्त से बोल रहा था, किस्मत अच्छी थी डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, वरना अगर मैं हेयरलेस हो जाता, बच्चे पैदा नहीं कर पाता, तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करता। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, भाई मैंने कहा था बर्दाश्त कर ले, तूने बर्दाश्त नहीं किया और इस चक्कर में भाभी का डांस भी मिस कर दिया। उसी समय पास खड़े दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का बोला, यार जो लड़कियां अभी डांस कर रही थी ना, क्या ब्यूटीफुल थी, खासकर वो शॉर्ट शॉर्ट्स वाली। दूसरा लड़का अफसोस जताते हुए बोला, हाँ लेकिन दुख की बात यह है कि वो पहले से ही टेकन है, पता नहीं किस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है। पहला लड़का फिर बोला, वैसे दूसरी वाली भी बुरी नहीं थी, बस थोड़ी कोल्ड टाइप लगती है, आम लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे, पता नहीं उसका नाम क्या है। ये सुनते ही चंगहाऊ के कान खड़े हो जाते हैं। वह मन में सोचता है, शॉर्ट शॉर्ट्स बॉयफ्रेंड, क्या ये लोग यानयान की बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि यानयान ने ऑलरेडी मान लिया है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं? दूसरी तरफ उसका दोस्त लूलिन के लिए आए भर रहा होता है। हाय मेरी लिन। चंगहाऊ एक्साइटमेंट में उन लड़कों के बीच में कूद पड़ता है। वो अलूफ लड़की का नाम लूलिन है, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड क्लास 2 से। वो लड़का हैरानी से पूछता है, और तुम कौन हो? चंगहाऊ पूरे एटीट्यूड में बोलता है, मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की का बॉयफ्रेंड हूं जिसके बारे में तुम लोग अभी बात कर रहे थे। शौक लगा ना जिनके वो लड़का चांगहा को ऊपर से नीचे तक देखता है और एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, ओ अच्छा ऐसा है क्या, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वहां किसी और लड़के के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। ये बात सुनकर चांगाओ की हंसी वहीं रुक जाती है। उसका दिमाग सुन पड़ जाता है और मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है और वो अपनी आंखों के सामने यानियान को जू यूएन के साथ बैठा देख लेता है। यानियान वहां जू के साथ हंस रही थी, खुश थी, और ये देखकर चघाऊ का दिल वहीं के वहीं चकनाचूर हो जाता है। बेचारा वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और यान की तरफ मुंह करके रोते हुए चिल्लाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है झुयवान और यान की तरफ। वहां सुकिंग आन टपक पड़ती है। वो सीधे झुयवान से पूछती है, मैंने सुना है थोड़ी देर बाद तुम शेन्यू के साथ गाना गाने वाले हो। ये सुनते ही यान घूमकर झुयवान की तरफ देखती है और हैरानी से पूछती है, क्या तुम शैन के साथ गा रहे हो? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? जुयन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं मुझसे। यनियन गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है, तुम्हें खुद इनिशिएटिव लेकर मुझे बताना चाहिए था ना। जुयन लॉजिक लगाने की कोशिश करता है, रुको बहन, तुम हो कौन, मैं तुम्हें खुद आकर क्यों बताऊं? लेकिन यनियन उसे बात पूरी नहीं करने देती। वो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ते हुए सीधा जुयन की गोद में बैठ जाती है। उससे चिपककर पूरे हक से बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। जुयन ऑकवर्ड होकर पीछे हटा है। मैंने कब हाँ बोली इस चीज के लिए? यनियान पलटकर जवाब देती है, तो क्या तुमने मना किया? साइड में खड़ी सुकिंग ये सब देकर अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, सुकिंग काल्म डाउन, तेरा गोल ये लड़का नहीं है, तेरा गोल है स्कॉलरशिप आना, अब्रॉड जाना और फ्यूचर में जुयूएन से बहुत आगे निकलना। इधर यनियान अब शेन्यू के बारे में बड़बड़ाने लगती है। वो शेन्यू शक्ल से कितनी भोली और शरीफ लगती है, मुझे लगा नहीं था कि वो चुपके से ये सब प्लान कर लेगी। जुयूएन बीच में हैरानी से पूछता है, तुम लोग डॉम में भी मेरे बारे में बातें करती हो? सुकिंग तुरंत सफाई देती है, मैंने रिसेंटली कुछ नहीं कहा है और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें गिव अप कर चुकी हूं। ये सुनकर यनियन खुश हो जाती है, सच में? अरे बढ़िया, अगर तुम सबने गिव अप कर दिया तो इसका मतलब जुयुएन अब ऑफिशियली मेरा हुआ। जुयुएन इस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए खड़ा होता है, मेरा टर्न आने वाला है, मैं जा रहा हूं प्रिपरेशन करने। वो वहां से निकल जाता है। जाते हुए उसे देखते हुए सुकिंग सोचती है, कभी कभी मुझे लगता है इसका ये कोल्ड एटीट्यूड बस दिखावा है। अब वहां सिर्फ यनियन और सुकिंग बचते हैं। यनियन थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन्यू प्राइवेट में इतनी एक्टिव निकलेगी, हमें सावधान रहना पड़ेगा, गार्ड डाउन नहीं कर सकते? सुकिंग ठंडे दिमाग से जवाब देती है, अगर किसी को सावधान रहने की जरूरत है तो वो तुम हो, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मैंने गिव अप कर दिया है। ये कहकर वो चेयर पर बैठ जाती है। यान चिढ़कर बोलती है, मुझे उल्लू मत बनाओ, ऊपर से सब बोलते हो गिव अप कर दिया, पर अंदर से सब जू यूएन के साथ अंडरग्राउंड रोमांस चाहते हो, है ना? सुकिंग टॉपिक बदलते हुए सीरियस एडवाइस देती है, अगर तुम सच में जू यूएन को लाइक करती हो तो तुम्हें चंगहाओ के साथ चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए, आगे किसी को गलतफहमी नहीं होगी और बाद में दुख भी नहीं होगा। यनियान का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, धीरे से बोलती है, मैं जू यूएन को पसंद तो करती हूं पर लगता नहीं उसका ऐसा कोई इरादा है। डर लगता है अगर सबको पता चल गया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी फेस वैल्यू, मेरी इज्जत। सुकिंग उसे समझाती है, सच्चा प्यार करने का मतलब यही होता है कि फेस की परवाह ना करो, मेरी मानो, इज्जत को इतना सीरियस मत लो, वरना बाद में रिग्रेट होगा और बहुत तकलीफ होगी। ये सुनकर यानियन इम्प्रेस हो जाती है। वो सुकिंग के करीब आकर बोलती है, अरे वाह सुकिंग, मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ, तुम तो बड़ी डीप बातें करती हो। सुकिंग चिढ़कर उसे हल्का सा धक्का देती है, दूर हट पगली। तभी स्टेज से होस्ट की आवाज आती है, अब प्लीज एंजॉय कीजिए क्लास 2013 का मेल और फीमेल डुएट बिकॉज ऑफ लव। ऑडियंस में शोर मच जाता है। ओ वाओ, क्या ये कपल है? एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे हैं। यनियन और सुकिंग दोनों के दिलों पर जैसे बिजली गिरती है। डबल किल। यनियन शॉक में बुदबुदाती है, बिकॉज ऑफ लव? शेन्यू, तुम्हारे अंदर कोई मॉरल एथिक्स नहीं बचे क्या?
सुकिंग भी हैरान थी। इसने तो हमारा कोई डिफेंस छोड़ा ही नहीं। स्टेज पर गाना शुरू होता है, स्टेज पर गाना शुरू होता है। शेन्यू माइक पकड़कर बड़े प्यार से गाती है, तुम्हें वो पुरानी सीडी देती हूँ, उस वक्त के हमारे प्यार को सुनो। जुयन भी उसी फील के साथ गाता है, कभी कभी मैं अचानक भूल जाता हूँ कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, पर मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार की वजह से हम आसानी से दुखी नहीं होंगे, तेरे लिए कभी भी पागल होने को तैयार। उन दोनों की परफॉर्मेंस, आंखों में आंखें डालकर गाना, पूरा ऑडियंस पिघल जाता है। लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, मुझे जलन हो रही है, मुझे भी ऐसा प्यार चाहिए। देखो तो सही इनकी नजरें कैसे मिल रही हैं। पूरा स्टेडियम एक ही आवाज में गूंज उठा है, किस किस किस। इधर यानियन गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ठीक है शेन्यू, तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसका गुस्सा लेवल बढ़ता ही जाता है। ऑडियंस में चंगा का दोस्त उससे कहता है, भाई ये गाने वाली लड़की तो काफी सही लग रही है, तेरी गर्लफ्रेंड के बराबर ही है। चंगा एटीट्यूड में जवाब देता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सेम डॉम में रहती है। फिर मन में सोचता है, मुझे पता था यन्यान का ओल्जू के साथ बस कोई काम होगा, असल में जिसे वो लाइक करती है वो शेन्यू है। दोस्त पूछता है, तो स्टेज पर जो लड़का है क्या वही उसका बॉयफ्रेंड है? चंगा बोलता है, हाँ समझ ले वैसे ही कुछ है, वो मेरी बड़ी है। दोस्त हैरानी से, ओ अच्छा। तभी उनका ध्यान स्टेज पर जाता है, यन्यन भी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। दोस्त चौंक कर बोलता है, ओए भाई देख, वो तेरी गर्लफ्रेंड से नहीं है क्या, वो स्टेज पर क्यों चली गई? चंगा नर्वस होकर हंसी दबाते हुए कहता है, वो शायद फ्लावर्स देने गई होगी, प्रोग्राम में ऐसी ही कोई सेटिंग होगी। लेकिन उधर ली छियांग काला भविष्य देख चुका था। मन में बोलता है, खत्म भाई, अब आगे क्या होगा मैं देखने की हिम्मत नहीं कर सका। स्टेज पर यन्यान जाती है, स्माइल के साथ बोलती है, शेन तुमने काफी अच्छा गाया। शेन्यू बस कैजुअली कहती है, थैंक्स। फिर यन्यान मुड़कर जुयुएन से पूछती है, जुयुएन तुम मेरे साथ गाना कब गाओगे? जुयुएन कैजुअली बोलता है, अगर कभी मौका मिला तो। ये सुनते ही यन्यन का पारा चढ़ जाता है। धीरे से पर जहरीले टोन में बोलती है, जुयुएन तुम्हें बड़ा घमंड आ रहा है आजकल, है ना तुम मुझे रिजेक्ट करते हो ना शेन्यू को। तुम्हें बड़ा मजा आता है कि डॉम की सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहें। जुयुएन सफाई देने की कोशिश करता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, शेन्यू ने मुझे कुकीज दी थी तो मैंने बस। लेकिन यन्यन सुनने के मूड में नहीं थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी चलाने नहीं दूंगी। ये बोलते ही वो जुयुएन की टी शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जुयुएन शॉक में बस, और अगले ही पल सबके सामने यन्यन उसे किस कर देती है। पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है। व्हाट, लव ट्रायंगल? भाई साहब क्या सीन है? बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे दूसरी लड़की के साथ गाना गा रहा था, पकड़ा गया। अब गर्लफ्रेंड ओनरशिप डिक्लेयर कर रही है। कोई चिल्लाता है, किसी को पुरानी बात याद आई? अरे हाँ, यही तो वो है ना जो फ्राइड चिकन लाने के चक्कर में पनिश हुए थे। पर बात इतनी सिंपल नहीं लग रही थी, इनके बीच जरूर कोई गहरा राज है। ये देखकर चंगाओ का दोस्त बोलता है, नहीं भाई, तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के बॉयफ्रेंड को क्यों किस कर रही है? तुम लोग इतना वाइल्ड खेलते हो क्या? ये सीन देखकर चंगाओ अंदर से टूट चुका था। वो रोते हुए गुनगुनाने लगा है, जिसे चाहा उसे प्यार किया, कोई पछतावा नहीं, ये प्यार दिल में हमेशा रहेगा। फिर दोस्त से कहता है, स्यांगजी मेरा दिल टूट गया। दोस्त उसे दिलासा देता है, ब्रदर पॉजिटिव साइड देखो यार। स्टेज पर जुयुएन अपने होश संभालते हुए बोलता है, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। यन्यन शरारती स्माइल के साथ हंसती है, हे ये हमारा पहला फॉर्मल किस है, तुम चाहते तो मुझे धक्का दे सकते थे, पर सवाल ये है क्या तुम्हारा दिल मानता? वो इतराते हुए ऐड करती है, देखो ना मैं कितनी क्यूट हूँ। पीछे खड़ी शेन्यू ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो मन में सोचती है, ये सब ऐसे क्यों हो गया? बात यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अब ऑडियंस की नजरें शेन्यू पर बदल चुकी थीं, वो वाली नजरें। हे भगवान, ये लड़की क्या सोच रही थी? जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है उसके साथ गाना गा रही है। उसे पता है वो थर्ड व्हील है, फिर भी इतनी बेशर्म। तभी एक लड़की स्टेज के पास आती है, रिकॉर्डिंग करते हुए पूछती है, ओए तुम लोगों का क्या सीन है? क्या तुम सच में इसकी गर्लफ्रेंड हो? यन्यन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, इतना साफ दिख रहा है फिर भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो शेन्यू को बुलाती है, शेन्यू जल्दी आओ, हम साथ में फोटो लेंगे। शेन्यू को जबरदस्ती खींचकर यन्यान अनाउंस करती है, शेन्यू और मैं अच्छी बहनें हैं, जुयुएन मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं डांस करने गई थी और शेन्यू गाना चाहती थी तो मैंने अपना बॉयफ्रेंड उसे उधार दे दिया। वो आगे बोलती है, हमारा रिश्ता उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, रूमर्स मत फैलाना, ओके? लड़की मान जाती है, ठीक है समझ गई। फिर बोलती है, चलो रेडी हो जाओ। जुयुएन ऑकवर्ड पोज में खड़ा सोचता है, अगर अब मना किया तो यानियन को बुरा लगेगा। लेकिन शेन्यू के लिए ये सब अब ज्यादा हो चुका था, वो खुद को संभाल नहीं पाती। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम लोग फोटो ले लो, मैं जा रही हूँ। वो दुखी होकर जाने लगती है, लेकिन यन्यान उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तेवर दिखाते हुए बोलती है, शेन्यू हमने डिसाइड किया था ना, मे द बेस्ट वुमन विन, इस बार मैं जीत गई। शेन्यू पलटकर मन ही मन बोलती है, इतने लोगों के सामने एक ऐसे लड़के को किस करना जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्या ये कोई गर्व की बात है? ये सोचकर वो हम करती है, मुंह फेरती है और चली जाती है। यन्यान उसे जाते हुए देखती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। मन ही मन सोचती है, मैंने वैसे भी अपनी पूरी जान लगा दी है,
तो क्या हुआ अगर मुझे लड़ना पड़ा या छीनना पड़ा? मौके खुद जीते जाते हैं, कोई थाली में परोस कर नहीं देता। परफॉर्मेंस अब खत्म होने वाला होता है। स्टूडेंट्स थोड़ा उदास हो जाते हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और बिछड़ने का सा दुख घुल जाता है। एक स्टूडेंट मायूस होकर बोलता है, मैं सच में इसे छोड़ना नहीं चाहता। पास खड़ा दूसरा स्टूडेंट इमोशनल होकर कहता है, सालों बाद क्या हमें ये यादगार अर्ली ऑटम नाइट याद रहेगी? तीसरा स्टूडेंट रोते रोते इंस्ट्रक्टर से बोल देता है, इंस्ट्रक्टर मुझे अभी भी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी है। इसी इमोशनल माहौल के बीच फोकस शिफ्ट होता है। यनयन अब काफी सीरियस होकर जूयुएन से सवाल पूछती है, जूयुएन सच बताओ, मैं सुकिंग और शेन्यू, तुम सबसे ज्यादा फीलिंग्स किसके लिए रखते हो? ये सवाल काफी नाजुक था, लेकिन जूयुएन बिना हिचकिचाए सीधा जवाब देता है, शेन्यू। ये नाम सुनते ही यनयन गुस्से में मुंह फुला लेती है। झूठे, अगर वो शेन्यू है तो तुमने चुपचाप ये क्यों मान लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? जूयुएन कामली लॉजिक देता है, मैं और क्या कर सकता था? इतने लोगों के सामने क्या ये कह देता कि तुम खुद से ही बोल रही थी? वो आगे एक्सप्लेन करता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे किसी लड़की को इतनी शर्म महसूस हो। उसकी ये समझदारी भरी बात सुनकर यान्यन थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाती है। शर्माते हुए बोलती है, तो इसका मतलब दिल में थोड़ा सा तो मेरी साइड हो। फिर जल्दी से सफाई देती है, वैसे सच कहूं तो मैं शुरू में तुम्हें किस नहीं करना चाहती थी। मैं बस हक करना चाहती थी, ये दिखाने के लिए कि तुम मेरे हो। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस पर झू युवान सरकास्टिक टोन में बोलता है, तो मतलब तुम्हारी एक पल की इम्पल्स की वजह से मेरी लग गई। फिर ताना मारते हुए ऐड करता है, तुम सच में जानती हो मेरे लिए मुसीबत कैसे खड़ी करनी है? उधर दूसरी तरफ लुलिन और बाकी लोग गाना गा रहे होते हैं। तभी वहां चेन वान आ जाती है। जूयुएन को देखकर बोलती है, जूयुएन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पर निकले हो? जूयुएन पूरे रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, हेलो सीनियर सिस्टर। यनयन उसे नहीं पहचानती तो धीरे से पूछती है, ये कौन है? जूयुएन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है, ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है चेनवान, और ये है जंग यनयन। चेनवान फ्रेंडली टोन में बोलती है, हेलो। यनयन भी जवाब देती है, हेलो। बात आगे बढ़ाते हुए चेनवान कहती है, जूयुएन तुम इतना अच्छा गाते हो तो गिटार भी बजाते होगे ना? फिर रिक्वेस्ट करती है, चलो एक गाना बजाओ, समझो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है, हमें भी सुनने दो। जू युआन यान यान की तरफ देखता है, सुनना चाहती हो? यान यान सरप्राइज होकर पूछती है, तुम बजा सकते हो? आसपास बैठे स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। सही है, एक बजाओ, पब्लिक डिमांड है। जूयुएन गिटार उठा लेता है। म्यूजिक शुरू होते ही वो गाना गाता है, कहानी में वो छोटा पीला फूल उस साल से बह रहा है जब मैं पैदा हुआ था। यनयान की फ्रेंड खुश होकर बोलती है, ये तो सनी डे है, मुझे ये गाना सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी लड़की बोलती है, कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। पहली फिर कहती है, उसकी गर्लफ्रेंड होना कितनी खुशी की बात होगी। ये सुनकर चेन वान यनयान को टीज करती है, तुम शर्मा क्यों रही हो? क्या अब अपना बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा पसंद आने लगा है? यनयान शर्म से लाल हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। मन ही मन सोचती है, क्या वो गाते वक्त पूरे टाइम मेरी तरफ ही देख रहा था? परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आर्ट्स डिपार्टमेंट की हेड आती है। जूनियर ब्रदर, मैं ताओ तियन हूँ, आर्ट्स डिपार्टमेंट की हेड। वो ऑफर देती है, तुम इतना अच्छा गाते हो, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बारे में सोचोगे? मैं स्पेशल अप्रूवल दे सकती हूँ। जूयन पोलाइटली मना करता है, अप्रिशिएशन के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर, हम इस बारे में सोचेंगे। मन ही मन वो एनालाइज करता है, ताओतियन ये भी कैंपस बेल लेवल की फिगर है, रूमर्स में लेजेंडरी, कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक है, डिस्टेंस रखना बेहतर होगा। इधर यानियन उसे देखकर और इम्प्रेस हो जाती है, सोचती है ये लड़का जहां भी हो सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेता है और शाइन करता है। जाते वक्त तोतियान अपना कार्ड देती है, डिसाइड कर लो तो कॉल करना। ये देखकर यनियान को जलन होती है, अपना नंबर भी छोड़ गई। इस सीनियर सिस्टर का इंटेंशन कुछ ज्यादा ऑब्वियस नहीं है। जूयुएन टीजिंग टोन में पूछता है, क्या हुआ, डेंजर महसूस हो रहा है? यनियन मुंह फेर लेती है, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा। चलते चलते अचानक यनियन रुक जाती है। जूयुएन, क्या मैं पहली लड़की हूं जिसने तुम्हें गिटार बजाते हुए सुना है? जूयुएन हल्की मिस्टीरियस स्माइल के साथ जवाब देता है, इस टाइमलाइन में हाँ। ये सुनते ही यनियन अचानक उसकी आंखों में देखती है और सीधा बोल देती है, जूयुएन चलो एक साथ हो जाते हैं। इतना डायरेक्ट प्रपोजल सुनकर जूयुएन थोड़ा स्टंट रह जाता है। हैं? उसकी कंफ्यूजन देखकर यानियन सीरियस होकर दोहराती है, मैं सीरियस हूं। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर जूयुएन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ऐसी बात है क्या? अगले ही पल वो आगे बढ़ता है, यानियन को पकड़कर अपने पास खींच लेता है, बिल्कुल करीब आकर फ्लर्टी टोन में पूछता है, तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से मुझे क्या फायदे मिलेंगे? इतनी नजदीकी से यानियन घबरा जाती है। हाँ, नर्वस होकर बेनिफिट्स गिनाने लगती है। हम साथ में खाना खा सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। फिर रुक जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। धीमी आवाज में ऐड करती है, मैं तुम्हें किस करने दे सकती हूँ, हग करने दे सकती हूँ, टच। आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। जूयुएन टीजिंग नहीं छोड़ता, ओ अगर मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना तो ये सब पर्क्स चले जाएंगे? ये सुनते ही यनियान पैनिक में चिल्लाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जूयुएन अब रुकने के मूड में नहीं था। वो उसे और कॉर्नर करता है, सीरियस बनते हुए बोलता है, सच में अलाउड नहीं है? तुम बार बार टीज कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता एक आदमी की पेशेंस की भी लिमिट होती है? डर और शर्म से यनियान पीछे हटी है, मैंने नहीं। लेकिन उससे पहले ही जूयुएन आगे बढ़ता है और उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर देता है। यनियन पूरी तरह शॉक, मुंह से बस दबी आवाजें, हम।
जुयुएन उसे गहरा किस करता रहता है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, ये वही गॉडेस है जिसके पीछे पिछली जिंदगी में चंगहाओ 4 साल तक पड़ा रहा, फिर भी फेल रहा, और ये इतनी आसानी से। कुछ देर बाद वो आखिरकार पीछे हटता है। दोनों की सांसें तेज होती हैं। जुयुएन गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ। फिर टीजिंग टोन में पूछता है, तुम बार बार नहीं पूछ रही थी कि क्या वो सॉफ्ट है? हल्की स्माइल के साथ। तो ट्राई करके देख लो। यानियन शर्म से पानी पानी गुस्से में बोलती है, तुम। और अगले ही पल वो जुयुएन का हाथ पकड़कर उसे काट लेती है। आह! जुयुएन चिल्ला उठता है, क्या तुम पपी हो? काटी भी हो? यनियन नखरों के साथ जवाब देती है, किसने कहा था मुझे बुली करने को? माहौल प्लेफुल हो जाता है। हाथापाई में यनियन जुयुएन को जमीन पर गिरा देती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है। सीरियस होकर पूछती है, जुयुएन, अब हम ऑफिशियली एक साथ माने जाएंगे, है ना? जमीन पर लेटा जुयुएन उसे देखता है, हार मानते हुए बोलता है, इतना सब होने के बाद क्या मैं अब भी मना कर सकता हूं? ये सुनते ही यनियन खुशी से उछल पड़ती है, तो फिर हमें ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए वीचैट मोमेंट पोस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जुयुएन तुरंत रोकता है, मेरी फोटो पोस्ट मत करना। इसके बाद जुयुएन और यान यान एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। यान यान तुरंत अपना फोन निकालती है और उनके जुड़े हुए हाथों की एक फोटो क्लिक कर लेती है। यह देखकर जुयुएन मन ही मन सोचता है, हालांकि ब्रदर हाउ के साथ ये थोड़ा अनफेयर लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे अब जेंग यानयान थोड़ी पसंद आने लगी है। इसी के साथ कहानी 1 घंटा पीछे चली जाती है। गर्ल्स डॉर्म में सुकविंग और शेन्यू पढ़ाई कर रही होती हैं, लेकिन माहौल थोड़ा सीरियस होता है। सुकविंग सामने बैठी शेन्यू को समझाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जेंग यानयान की पर्सनालिटी ऐसी ही है। उसे वो चीजें पसंद नहीं आती जो आसानी से मिल जाए। जितनी ज्यादा लोग किसी चीज के लिए कंपेट करते हैं, उतनी ही ज्यादा वह एक्साइटेड होती है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वह एग्जाम्पल देती है, चेंग हाओ को ही देख लो, वो उसके हाथ पैर बनकर उसकी सर्विस करता है, लेकिन वह उसे देखती तक नहीं। फिर सुकविंग आगे कहती है, लेकिन तुम अपना ईगो नीचे नहीं रख पा रही हो, और वो लड़का जुयुएन हार्ड टू गेट खेलने में सबसे बेस्ट है। शेन्यू कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सुकविंग उसे बीच में ही रोक देती है और स्ट्रेट एडवाइस देती है, अगर तुम सच में डेट करना चाहती हो तो बेहतर होगा कि अपना टारगेट बदल लो। जुयुएन तुम्हारे लिए सूट नहीं करता। वह कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसकी हड्डियों में वो फीलिंग है, उसे चेस किया जाना पसंद है और वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता। फिर वह साफ करती है, और जो प्रोएक्टिव होने की बात है, तुम्हें ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं है, बस सिग्नल बिल्कुल सही देना चाहिए, उसके लिए मना करना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर शेन्यू थोड़ा चिढ़ जाती है और पलटकर पूछती है, लेकिन तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रही हो, क्या तुम खुद उसका पीछा नहीं कर रही? इस पर सुकविंग गहरी सांस लेती है और शांत आवाज में जवाब देती है, मैं तुमसे अलग हूं, मेरे और उसके बीच डेस्टिनी है। फिर वह शेन्यू को रियलिटी चेक देती है, जबकि तुम और वो ज्यादा से ज्यादा फेट तक सीमित हो, रिजल्ट नहीं है। शेन्यू ये मानने को तैयार नहीं होती और आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन जेंग यानयान ने जुयुएन को किस किया है, वो पक्का साथ में है। वह हैरानी से पूछती है, क्या तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया? सुकविंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वह बिना इमोशन के कहती है, गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं। मन ही मन वह खुद से कहती है, सही है, मैं गुस्सा क्यों हूं? लेकिन तभी उसके दिमाग में किस वाला सीन फ्लैश होता है। फिर अचानक सुकविंग एक ऐसी बात कहती है जिससे शेन्यू के होश उड़ जाते हैं। तुमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो फीलिंग तुम नहीं समझ सकती, जब घर लौटकर अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ बेड पर देखो। फिर वह कैजुअली जोड़ती है, मुझे तो उस तरह की चीजों से भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं किस की परवाह क्यों करूं? खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए वह डिक्लेयर करती है, मैं अब सिग्मा वुमन हूं। ये सुनकर शेन्यू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हकलाते हुए पूछती है, पत बहन, क्या तुम्हें गलत स्क्रिप्ट मिल गई है? हम तो अभी फ्रेशमैन हैं। सुकविंग तुरंत बात घुमा देती है और वापस पढ़ाई में ध्यान लगाते हुए कहती है, उस बारे में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आखिर में वह एडवाइस देते हुए बात खत्म करती है, मेरी सलाह है, गिव अप कर दो मेरी तरह, पहले खुद पर फोकस करो, अभी हमें ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। शेन्यू मायूस होकर अपनी जगह बैठी रहती है और मन ही मन जुयुएन के बारे में सोचती है। जुयुएन, तुम वाकई महान हो, लेकिन तुम्हें गुलाब की तेज खुशबू पसंद है, जबकि मैं चुपचाप खिलने वाली मैग्नोलिया हूं। रात हो जाती है, मिडनाइट का समय। अंधेरे कमरे में शेन्यू अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही होती है। स्क्रीन पर यान यान का वीचैट पोस्ट खुला होता है, जिसमें हाथ पकड़े हुए उनकी फोटो होती है। पोस्ट के नीचे कैप्शन लिखा होता है, चलो ढंग से डेट करते हैं, क्या पता हम सच में शादी कर लें। पोस्ट का टाइम था 1:52 AM। इसे पढ़ते ही शेन्यू का दिल टूट जाता है। वह उदासी में बुदबुदाती है, ये दुनिया सच में बेकार है। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और नेशनल डे हॉलिडे आ जाता है। जुयुएन एक कार शोरूम में घूम रहा होता है। चलते चलते उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। वह सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने राइटिंग मटेरियल से जुड़े कुछ स्टॉक्स याद किए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में लगभग 2.1 मिलियन बना लूंगा। वह मन ही मन खुश होकर कहता है, रीबर्थ में पैसा बनाना सच में फास्ट है। फिर वह अपना प्लान फाइनलाइज करता है। डिसाइड हो गया, पहले कार फिर हाउस। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक चमचमाती कार पर पड़ती है। वह उसे देखते हुए कहता है, बुरा नहीं है, ओपन टॉप BMW जॉय राइड के लिए परफेक्ट है। उसी समय पास में खड़ी एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने जूनियर को ऑर्डर देती है, शाहवांग जाओ,
तुम रिसेप्शन संभालो। वह स्ट्रिक्ट टोन में इंस्ट्रक्शन देती है। मैंने जो प्रोसेस सिखाया है वो याद रखना, हर किसी को डिटेल समझाने में टाइम वेस्ट मत करना। फिर आगे जोड़ती है, इस तरह के हैरान नौजवानों को एक नजर में पहचान लिया जाता है, ये बस शौक पूरा करने आते हैं। लेकिन शाओवांग यानी वांग मैग्ना प्रोफेशनल स्माइल के साथ जुयुवेन के पास जाती है और पोलाइटली कहती है, हेलो सर, मैं वांग मैग्ना हूँ। वह कार की तरफ इशारा करते हुए कॉम्प्लीमेंट देती है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, इस M4 की हैंडलिंग और अपीयरेंस टॉप टियर है। फिर वह कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानने के लिए पूछती है, आप आज मेन किस एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं? जुयुवेन बिना अननेसेसरी बात किए सीधे पॉइंट पर आता है, मुझे बस इसका ऑन रोड प्राइस बता दीजिए। इतना डायरेक्ट सवाल सुनकर वांग मैग्ना थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है। वह जुयुवेन को ऑब्जर्व करती है और मन ही मन सोचती है, कपड़े साधारण हैं लेकिन इसका ऑरा बहुत स्टेबल है, फेक नहीं लगता। तभी जुयुवेन एक रिक्वेस्ट करता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? वांग मैग्ना तुरंत अग्री करती है, बिल्कुल, मैं अभी कीज और अग्रीमेंट लेकर आती हूँ, कृपया बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। फिर ऑप्शंस देती है, कॉफी या टी। टेस्ट ड्राइव के बाद जब जुयुवेन कार से उतरता है तो वह काफी सेटिस्फाइड लगता है। वह वांग मैग्ना से कहता है, टेस्टिंग कंप्लीट, काफी अच्छा लगा। वांग मैग्ना मुस्कुराती है। जुयुवेन बिना टाइम वेस्ट किए आगे बोलता है, चलो सीधे पेपर वर्क प्रोसेस करते हैं, फुल पेमेंट। यह सुनते ही वांग मैग्ना के होश उड़ जाते हैं। वह हकलाते हुए पूछती है, फुल पेमेंट सर, क्या मैंने सही सुना? जुयुवेन काम एक्सप्रेशन के साथ कंफर्म करता है, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। इतना कहकर वह अपना कार्ड निकाल कर वांग मैग्ना को दे देता है। कार्ड हाथ में आते ही वांग मैग्ना की एक्साइटमेंट संभल नहीं पाती। वह खुशी से कहती है, मिस्टर जाओ, अगर ये फुल पेमेंट है तो हम प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी दे सकते हैं। वह एश्योरेंस देती है, मैं पूरे प्रोसेस को पर्सनली फॉलो अप करूंगी ताकि आप कार जितनी जल्दी हो सके पिक कर सकें। दूर खड़ी सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बुदबुदाती है, ये पॉसिबल नहीं है। तभी मशीन से बीप की आवाज आती है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वांग मैग्ना कॉन्ट्रैक्ट जुयुवेन को हैंड ओवर करती है। मिस्टर जाओ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, कृपया इसे संभाल कर रखें। जुयुवेन कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए पूछता है, ठीक है, फ्यूचर में किसी भी मैटर के लिए मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? वांग मैग्ना फुल डेडिकेशन के साथ जवाब देती है, बिल्कुल, मैं आपकी एक्सक्लूसिव सेल्स पर्सन हूँ, 24 आवर्स आपकी सर्विस में। फिर वह एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर करती है, व्हीकल मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रिन्यूअल, या अगर आपके दोस्तों को भी किसी चीज की जरूरत हो, आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुयुवेन उसकी स्मार्टनेस से इंप्रेस हो जाता है, तुम काफी होशियार हो, मैं चलता हूँ। जाते वक्त वांग मैग्ना उसे विश करती है, मिस्टर जाओ, मैं उम्मीद करती हूँ आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शानदार रहेगा, ड्राइव सेफ। पीछे खड़ी सीनियर एग्जीक्यूटिव पछतावे में अपना सिर पकड़ लेती है और सोचती है, मैंने उसे गलत जज किया। जुयुवेन अपनी नई कार में बैठता है और आगे का प्लान सोचता है। कार सॉर्टेड, नेक्स्ट हाउस। वह मुस्कुराते हुए सोचता है, अब वक्त आ गया है एक छोटी जंगली बिल्ली को यह दिखाने का। रात का समय होता है। आर्टिफिशियल ले के पास जुयुवेन और यान यान कार में बैठे होते हैं, लेकिन यान यान फोन लेकर फोटोज लेने में बिजी रहती है। यह देखकर जुयुवेन पूछता है, वेन, इतनी सीरियस क्यों हो? यान यान बिना हिले जवाब देती है, हिलो मत, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, बहनों को अपना होराइजन बढ़ाने देना चाहिए। जुयुवेन हंसता है और परमिशन दे देता है, पोस्ट कर दो, अच्छा ही है, मुझे एक एक करके सबको बताने से बचा लेगा। यान यान तुरंत फोटो पोस्ट कर देती है। कैप्शन में लिखती है, रात की हवा बहुत आरामदायक है, हार्ड जॉय राइड, पैसेंजर सीट एक्सक्लूसिव। कमेंट सेक्शन तुरंत एक्टिव हो जाता है। शेन्यू कमेंट करती है, एंजॉय। सुखविंग लिखती है, नाइस कार, जुयुवेन ने कार खरीदी है। लुलिन बस ओ लिखती है। चेंग हाउ पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर सिर्फ भेजता है। जॉय राइड खत्म होने पर जुयुवेन यान यान की तरफ मुड़ता है और एक और सरप्राइज देता है। जॉय राइड खत्म हुई, क्या तुम वो नया घर देखने चलोगी जो मैंने खरीदा है? यह सुनते ही यान यान चौंक जाती है, तुमने घर भी खरीद लिया? फिर अचानक यान यान नखरे दिखाने लगती है। वह प्लेफुल टोन में कहती है, रात भर बाहर रहना एक अच्छे स्टूडेंट का काम नहीं है, मैं वापस स्कूल जा रही हूँ। ये कहते ही वह आगे बढ़ती है और जुयुवेन के होंठों पर एक किस कर देती है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे सकती हूँ। ये देकर जुयुवेन मन ही मन सोचता है, क्या ये लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी? फिर वह आगे सोचता है, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो अब मैं बिल्कुल टाइम बनकर नहीं रहूंगा। ये सोचते ही बिना टाइम वेस्ट किए जुयुवेन यान यान को पकड़ लेता है और उसे कार सीट पर पीछे की तरफ लिटा देता है। अचानक हुए इस मूव से यान यान के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकलती है। माहौल तुरंत बदल जाता है। जुयुवेन उसके ऊपर झुका है, उसका मूड साफ होता है और यान यान की सांसें तेज हो जाती हैं। वह धीमी आवाज में उसका नाम लेती है, लेकिन जुयुवेन रुकने का नाम नहीं लेता। वह उसे टच करता है, जिससे यान यान की आवाजें निकलने लगती हैं। मत करो। यान यान का चेहरा लाल पड़ चुका होता है, उसकी आंखें शौक में खुली रहती हैं। वह मन ही मन जुयुवेन की स्किल्स से हैरान होती है। इस लड़के ने ये टेक्निक्स कहाँ से सीख ली? ये इतना स्ट्रांग कैसे है? जुयुवेन लगातार उसे किस करता रहता है और सिचुएशन और इंटेंस होती जाती है। यान यान को लगने लगता है कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। वह घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है। रुको, हाँफते हुए वह किसी तरह बहाना बनाती है। मैं थोड़ी थक गई हूँ, मुझे वापस जाना है। जुयुवेन तुरंत रुक जाता है। वह गहरी सांस लेता है, खुद को काम करता है और डिसअपॉइंटेड टोन में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डॉम तक छोड़ देता हूँ,
लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसका चेहरा गुस्से और चिढ़ से भरा होता है। मन ही मन वह चिल्लाता है, मैं अभी तो पूरी तरह फायर्ड अप हुआ था, अब आग बुझाने वाला कौन है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर आते हैं। जुयुवेन अपने नए रूम में अकेला बैठा होता है, थोड़ा सोच में डूबा हुआ। वह अपने फाइनेंसेस कैलकुलेट करता है। घर और कार सब दोनों सेट हो गए हैं, लेकिन अब ज्यादा कैश नहीं बचा। फिर वह फ्यूचर प्लान करता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए अब कंपनी खोलना जरूरी है। तभी उसके फोन पर लूलिन का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम वहां हो। जुयुवेन मैसेज पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। इस वक्त लूलिन मुझे क्यों ढूंढ रही है, क्या उसके पैसे खत्म हो गए। वह रिप्लाई करता है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तुरंत लूलिन का जवाब आता है, हैं मैंने मूवमेंट्स देखे हैं, मुझे लगता है हमारी पिछली ट्रांजैक्शन अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगले मैसेज में वह सीधे पूछती है, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है। यह पढ़कर जुयुवेन चौंक जाता है। हैं और तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर लूलिन खड़ी होती है। यह देखकर जुयुवेन पूरी तरह शॉक में आ जाता है। क्या तुम सच में यहां आ गई हो। लूलिन बिना हिचकिचाए छोटा सा जवाब देती है, हाँ। जुयुवेन माथा पकड़ लेता है और गहरी सांस छोड़ता है। पहले अंदर आओ, फिर बात करेंगे। अंदर आने के बाद वह पूछता है, क्या तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए हैं। तभी लूलिन अचानक कुछ ऐसा करती है जिसकी जुयुवेन ने उम्मीद नहीं की होती। वह सीधे उसके पास आती है और कहती है, 4,000, मैं ज्यादा नहीं मांग रही। फिर जोड़ती है, और बदले में मैं तुम्हें वो दे दूंगी। वह जंगयान यान से अपनी तुलना करते हुए कहती है, मुझे रखना जंगयान यान से कहीं ज्यादा टेंशन फ्री है। यह सुनते ही जुयुवेन दंग रह जाता है। उसके मुंह से बस एक आवाज निकलती है, हैं। सीन कट होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि लूलिन ड्रेस चेंज कर चुकी होती है और बेड पर लेटी होती है। वह थोड़ी नर्वस लग रही होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं रेडी हूं, आगे मुझे क्या करना है। इतना कहते ही वह हिम्मत करके अपना एक पैर उठाती है और जुयुवेन की छाती पर रख देती है। अब लूलिन का यह बोल्ड मूव देकर जुयुवेन भी पीछे नहीं हटा। वह तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है और उसके करीब आ जाता है। अचानक लूलिन के मुंह से एक चीख निकल जाती है। जुयुवेन उसके ऊपर झुकता है और कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, बस मुझ पर छोड़ दो। रूम का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा है। लूलिन की आवाज अब थोड़ी दबी हुई होती है। जुयुवेन उसे ध्यान से देखता है और मन ही मन एनालाइज करता है। इस एंगल से देखने पर लूलिन की वो अलग थलग रहने वाली इंटेंसिटी सच में यूनिक टेस्ट रखती है। लूलिन अभी भी थोड़ी घबराई हुई होती है। वह हल्की आवाज में फिर बोलती है और अपनी चिंता जाहिर करती है। ऑनलाइन लोग कहते हैं कि पहली बार बहुत दर्द होता है। उसकी घबराहट देखकर जुयुवेन उसका हाथ पकड़ता है। रिलैक्स। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ देर बाद लूलिन को कुछ नया महसूस होने लगता है। वह हाँफते हुए कहती है, जुयुवेन, ऐसा लग रहा है मैं बहुत अजीब हो रही हूँ, जैसे मैं पिघल रही हूँ। जुयुवेन उसे रिएश्योर करते हुए कहता है, बस इसे ढंग से फील करो। थोड़ी देर बाद खून दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि यह लूलिन का पहला एक्सपीरियंस है। लूलिन को दर्द महसूस होता है, लेकिन दोनों रुकते नहीं हैं। वक्त आगे बढ़ता है। नया सवेरा होता है। लूलिन बेड पर बैठी गहरी सोच में डूबी रहती है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है, कल रात। वह उन पलों को याद करती है जब वह और जो यूएन साथ थे। वो सीन उसकी आंखों के सामने बार बार घूम जाता है। तभी जो यूएन उसके पास आता है और पूछता है, तुम थोड़ी देर में कहाँ जाने का प्लान बना रही हो। लूलिन जवाब देती है, मैं वापस स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ, वैसे भी यहाँ करने को कुछ बचा नहीं है। ये सुनकर जो यूएन उसे पकड़ते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें रुकने और मुझे कंपनी देने के लिए कहूँ तो। लूलिन अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए जवाब देती है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बस मुझे कॉल कर देना, वैसे भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जो यूएन तुरंत पूछता है, क्या तुम जेलस हो। लूलिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही जो यूएन उसके करीब आता है, तो मुझे अभी इसकी जरूरत है, क्या तुम मुझे ठीक करोगी। और फिर दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद स्कूल की रिहर्सल हॉल में माहौल काफी सीरियस होता है। ताओतियान सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, बहुत बढ़िया, फॉर्मेशन मेंटेन रखो और पीछे मत रहना। तभी उसकी नजर ग्रू पर पड़ती है और वह गुस्से में इधर उधर देखते हुए सोचती है, जेंग यान यान फिर से कहाँ भाग गई। वह मन ही मन सोचती है, ओरिएंटेशन गाला रिहर्सल से गायब है। अगर चेन वॉन का चेहरा ना होता तो मैं उसे आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की परमिशन ही नहीं देती। वह अभी यही सोच रही होती है कि तभी दरवाजे पर जेंग यान यान पहुंच जाती है। वह सफाई देते हुए कहती है, सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड अभी माकाऊ से वापस आया है तो मैं उसे लेने गई थी। फिर वह पूछती है, मैं अभी रिहर्सल में ज्वाइन कर सकी हूं ना। उसके साथ जो यूएन खड़ा होता है और वह भी बोलता है, सीनियर सिस्टर हाय। उन्हें देखते ही ताओतियान स्ट्रिक्ट हो जाती है। रिहर्सल से गायब रहने पर पनिशमेंट मिलती है, ये तुम्हें पता है ना। ताओतियान की डांट सुनकर यान यान जीभ निकालकर उसे टीज करती है। तभी जो यूएन सिचुएशन संभालने के लिए आगे आता है। यान यान एब्सेंट थी क्योंकि वह मुझे पिक करने आई थी। फिर वह बात घुमाते हुए एक ऑफर रखता है, सीनियर सिस्टर ऐसा क्यों ना करें, मेरे पास कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के चैनल्स हैं, फ्लैट मॉडल वर्क और इस तरह की चीजें। ताओतियान को सोच में पड़ता देख वह आगे बोलता है, आप हमारे डिपार्टमेंट की सुंदर लड़कियों को ग्रुप चैट ज्वाइन करने दे सकती हैं, सब मिलकर पैसे कमाएंगे।
ये सुनकर ताउतियान थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। तुम्हारे पास हर चीज के लिए चैनल्स कैसे हैं? जो यूएन कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, जब आप बाहर की दुनिया में रहते हैं तो ज्यादा स्किल्स होना बर्डन नहीं बनता। कुछ ही देर में फोन पर नोटिफिकेशन आता है, एडेड सक्सेसफुली। ताउतियान ने जो यूएन को ऐड कर लिया होता है और उसका क्यू जोन स्टेटस चेक कर रही होती है। स्टेटस लिखा होता है, एक डल और बोरिंग दिन, लोकेशन मकाओ। ये देखकर ताउतियान सोचती है, क्या ये रिच सेकंड जनरेशन हो सकता है? लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है और वह मन ही मन अफसोस करती है। बुरी बात यह है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। इसके तुरंत बाद आर्ट्स डिपार्टमेंट के ग्रुप चैट में हलचल मच जाती है। ताउतियान जो यूएन का हैंडल शेयर करते हुए मैसेज करती है, अगर फ्यूचर में किसी को पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए हो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैसेज पढ़ते ही ग्रुप की लड़कियां इंस्टेंटली एक्टिव हो जाती हैं। एक लड़की तुरंत पूछती है, जो यूएन वो M4 जो हाल ही में कैंपस में अक्सर दिख रही थी, क्या वो तुम्हारी है? दूसरी लड़की एक्साइटमेंट में रिप्लाई करती है, तो वो तुम्हारी कार थी? तीसरी लड़की मजाक में लिखती है, स्कूल का नया लोकल टायरेंट। एक और कमेंट आता है, लोकल टायरेंट मुझे नर्चर करो। सबके रिएक्शंस देकर जो यूएन ग्रुप में एक रेड पैकेट भेज देता है और ह्यूमिलिटी दिखाते हुए लिखता है, सीनियर सिस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें, अगर फ्यूचर में किसी को पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए हो तो आप मुझे ढूंढ सकती हैं। रेड पैकेट मिलते ही लड़कियां खुश हो जाती हैं। ग्रुप चैट में थैंक यू मैसेजेस की लाइन लग जाती है, थैंक यू बिग शॉट, थैंक यू लोकल टायरेंट, थैंक यू बॉस। इसी के साथ रिहर्सल खत्म होती है। सब लोग धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगे हैं।